उनके नए घर में लू शेंग की फैमिली एक बड़े से पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रही होती है। लू शेंग की मदर अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करती हैं। वो हंसते हुए कहती हैं कि वैसे तो यहाँ सब कुछ बढ़िया है, पर वो थोड़ा बोर फील कर रही हैं। पास ही में एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। लू शेंग जो बाहर खेलने की वजह से मिट्टी में थोड़ी गंदी हो गई है, वो अपने फादर को चीयर कर रही है और उन्हें एनकरेज करती है क्योंकि वो मास्टर लेवल 7 पहुंचने के बिल्कुल करीब है। लू शेंग के फादर इंटेंस स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी पीठ पर एक मैसिव ट्री ट्रंक उठा रखा है। इतनी मेहनत के बावजूद वो स्मर्क करते हैं, ये सोचते हुए कि हर आदमी ने अपनी जवानी में एक मास्टर बनने का सपना देखा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, फैमिली अपने परमानेंट घर को बनाने में लग जाती है। डोंग क्यूइंग कंस्ट्रक्शन को ओवरसी कर रही होती है। वो एडवांस्ड रोबोट्स को डायरेक्ट करती है ताकि वो फैमिली के लिए टॉल लिविंग फैसिलिटीज और बेसिक स्ट्रक्चर्स बना सकें। अचानक ये शांति भंग हो जाती है जब प्लैनेट के ऊपर का आसमान बदलने लगता है। तेजी से बादल इकट्ठे होने लगते हैं और ब्राइट बीम्स ऑफ लाइट एक साथ स्वर्ल होने लगती हैं, जो ठीक उनके ऊपर एक जायंट फनल की तरह नीचे आ रही होती हैं। पिंक और पर्पल कॉस्मिक एनर्जी का एक ह्यूज कॉलम आसमान से सीधा नीचे फ्लो करता है। डोंग क्यूइंग सबसे पहले इसे नोटिस करती है और ऊपर देखती है। जैसे ही एनर्जी उस तक पहुंचती है, लू शेंग के फादर, मदर और लू चिंगहे शॉक में ये सब देख रहे होते हैं। फादर इस इवेंट का साइज देखकर अज्यूम करते हैं कि ये जरूर उनके पावरफुल बेटे का ही काम होगा। लू चिंगहे कंफ्यूज होकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो स्वर्लिंग एनर्जी उसकी उंगलियों के चारों तरफ रैप हो जाती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पा रही है। वो कहती है कि ये फ्लो होते हुए कितना प्लेजेंट फील हो रहा है। ये मिस्टीरियस एनर्जी फिर लू शेंग के पेरेंट्स को भी सराउंड कर लेती है, जिससे वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग ये सब नहीं देख रहे थे। क्लियरिंग के किनारे पर घने जंगल में कुछ मूवमेंट होती है। एक नया कैरेक्टर जो एक मस्कुलर रेड स्किन्ड ह्यूमनॉइड क्रीचर है, जिसके कान नुकीले हैं और एक पूंछ है, वो फैमिली पर नजर रखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो क्रीचर फटी हुई आंखों से घूरता है, उसे पसीना आ रहा होता है और वो इस पावर के डिस्प्ले को देखकर अमेज्ड और टेरिफाइड लग रहा है। डर के मारे वो क्रीचर नीचे कूद जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, एक अजीब सी एलियन लैंग्वेज में चिल्लाते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हम इस इवेंट का सोर्स देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये ह्यूज एनर्जी फनल पूरी तरह से लू शेंग की मेडिटेशन की वजह से बना है। हालांकि लू शेंग खुद भी सरप्राइज्ड है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो उस मैसिव फिनोमिनन को देखता है जो उसने क्रिएट किया है। एनर्जी के उस जायंट ट्री लाइक स्ट्रक्चर के सामने बैठकर लू शेंग सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो समझ जाता है कि ये एक सेलेस्टियल अनोमली है जो कल्टिवेशन के लिए ग्रेट टैलेंट होने पर होती है, और वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उसका खुद का टैलेंट अब गुड कैटेगरी में माना जाएगा। जैसे ही एनर्जी उसके चारों तरफ सर्च करती है, उसे याद आता है जो उसने चेन यूशु से सीखा था। वो सोचता है कि कैसे स्पिरिचुअल रूट्स 9 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती हैं और कैसे हर ग्रेड कल्टिवेशन की स्पीड को अफेक्ट करता है। लू शेंग अपनी सिचुएशन को अपने पुराने राइवल से कंपेयर करता है। वो नोट करता है कि चेन यूशु के पास 2nd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी, जिसने उसके बर्थ के टाइम पर स्ट्रेंज इवेंट्स क्रिएट किए थे। लेकिन लू शेंग रियलाइज करता है कि उसकी खुद की कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब और रिलीज करने की एबिलिटी चेन यूशु से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। अपने हाथ में इस एनर्जी की एक कंडेंस्ड बॉल पकड़कर लू शेंग उस मिस्टीरियस स्पिरिट रिकॉर्ड टेक्निक से काफी इंप्रेस होता है। वो कंक्लूड करता है कि कॉस्मिक एनर्जी को हैंडल करने की इसकी एबिलिटी उसके सीखे हुए किसी भी मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर है। एक फोकस लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि भले ही वो अभी मार्शल आर्ट्स और इमॉर्टल डाओ को फुल्ली कंबाइन नहीं कर सकता, फिर भी उन्हें एक साथ प्रैक्टिस करने से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। वो प्रिडिक्ट करता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो नेचुरली लेवल 11 में ब्रेक थ्रू कर लेगा। अचानक उसके चेस्ट से एक ब्राइट लाइट निकलती है, जिससे वो चौंक जाता है। लू शेंग शॉक में नीचे देखता है क्योंकि उसके इमॉर्टल सेल्स, जिनमें अब स्पिरिचुअल रूट है, वो लालच में कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। एक ही पल में उसके एनर्जी सेंटर यानी डैंशियन में एक अंडे के साइज का व्हाइट स्फीयर बन जाता है। पैनिक होने लगता है क्योंकि वो स्फीयर तेजी से ग्रो करता रहता है और अगले ही मोमेंट में एक तरबूज के साइज का हो जाता है। ओवरवेल्म होकर लू शेंग डर के मारे नीचे देखता है और कॉमिकली सोचता है कि कहीं ये मैसिव एनर्जी बॉल उसका ब्लैडर ना फाड़ दे। लू शेंग के अंदर वो व्हाइट स्फीयर बिना रुके ग्रो करता रहता है। उसका डायमीटर तेजी से बढ़कर 1 मीटर, फिर 2 मीटर और फिर 100 मीटर्स तक पहुंच जाता है। फिर भी उसके एनर्जी सेंटर यानी डैंशियन की कोई लिमिट नहीं लगती। वो आसानी से इस मैसिव ग्रोथ को होल्ड कर लेता है। लू शेंग सरप्राइज होता है, ये सोचते हुए कि क्या ये जायंट स्फीयर उसका गोल्डन कोर है जो इमॉर्टल पाथ का हिस्सा होता है। उसे चेन यूशु की मेमोरीज से याद आता है कि एक नॉर्मल गोल्डन कोर सिर्फ एक अंडे के साइज का होता है, या बेस्ट कल्टिवेटर्स के लिए एक मुट्ठी के साइज का, जिससे उसकी ये सिचुएशन बिल्कुल अनहर्ड ऑफ लगती है। वो शॉक में है क्योंकि थ्योरी के हिसाब से एक गोल्डन कोर को एक लिमिट तक पहुंचकर ब्रेक हो जाना चाहिए ताकि नेसेंट सोल बन सके और कल्टिवेटर नेक्स्ट स्टेज पर मूव कर सके। वो सोचता है कि प्रॉब्लम उस मिस्टीरियस स्पिरिट रिकॉर्ड टेक्निक के साथ है या उसके साथ। कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर एक एंडलेस ओशन की तरह फ्लो करती है और स्फीयर को फीड करती रहती है जब तक कि वो किसी जायंट मून जैसा नहीं दिखने लगता।
लू शेंग चिंता करता है कि अगर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो वो लिटरली प्लैनेट के साइज का व्हाइट स्फीयर उल्टी करके बाहर निकाल देगा। कल्टिवेट करते हुए वो सोचता है कि कैसे चेन यूशु ने भी दोनों पाथ्स प्रैक्टिस किए थे, पर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लू शेंग गेस करता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि चेन यूशु ने मार्शल आर्ट्स को बहुत जल्दी छोड़ दिया था, जबकि उसने दोनों सिस्टम्स को डीपली प्रैक्टिस किया है। इस रियलाइजेशन के साथ वो खड़ा होता है और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि वो शायद अकेला नहीं है जो इमॉर्टल और मार्शल डाओ को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, और वो उम्मीद करता है कि फ्यूचर में वो ऐसे और लोगों से मिलेगा ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और साथ में प्रोग्रेस कर सकें। अपने ड्रीम स्पेस में एंटर करते ही लू शेंग को एक और बड़ा चेंज दिखता है। ओरिजिन फोर्स, जो पहले सिर्फ लाइट का एक छोटा सा क्लस्टर थी, अब वो इमेंस तरीके से ग्रो कर चुकी है और एक घर जितनी बड़ी दिख रही है। इस मैसिव एनर्जी सोर्स के नीचे खड़े होकर वो सवाल करता है कि ये इतनी अचानक कैसे ग्रो हो गई। वो गेस करता है कि शायद जब इमॉर्टल डाओ सिविलाइजेशन खत्म हुई थी तो यूनिवर्स का ओरिजिन उनकी टीचिंग्स में फैल गया होगा, और जो कोई भी उनकी टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है उसे उस पावर का एक हिस्सा मिल जाता है। एक कॉन्फिडेंट स्मग के साथ वो डिसाइड करता है कि वो इस नए फिनोमिनन को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगा। उसी वक्त वापस यामू स्टार जोन में जहां टूर्नामेंट होल्ड किया गया था, वहां का बिजी एटमॉस्फेयर अब गायब हो चुका है। हालांकि ये लोकेशन अब एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है जहां स्पेसशिप्स भर भर के ट्रैवलर्स आ रहे हैं ताकि वो लेजेंडरी बैटल्स की जगह देख सके। अब खाली पड़े अरीना के अंदर भारी कदमों की आवाज गूंजती है जब दो पावरफुल फिगर्स वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक ने हाथ में एक ग्लोइंग ग्रीन स्टोन पकड़ा हुआ है जो क्रैक हो रहा है और ब्राइटली शाइन कर रहा है, जो एक टूटे हुए स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। ये दो आदमी लिन जीयू और 12th ब्रदर हैं, चेन यूशु के पास्ट के वो कल्टिवेटर्स जो उसे ढूंढने आए हैं। लिन जीयू कंफर्म करता है कि यंग मास्टर चेन यूशु का ट्रेल ठीक इसी जगह पर आकर खत्म होता है। वो एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस साइलेंट अरीना को देखते हैं जहां लू शेंग लड़ा था, और सेंस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। 12th ब्रदर सीरियस होकर स्पिरिचुअल साइंस को एनालाइज करता है। वो कहता है कि सोल फ्लेम बुझ चुकी है और डिवाइन कॉन्शियसनेस टूट चुकी है। वो कंक्लूड करता है कि इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि चेन यूशु पूरी तरह से मारा गया है और उसकी बॉडी और डाओ दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लिन जीयू ये एक्सप्लेन करते हुए पैनिक में दिखता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो बताता है कि री इनकारनेट होने से पहले उनके मास्टर के कई डिसेंडेंट्स थे, लेकिन बहुत कम सर्वाइव कर पाए। इस वजह से चेन यूशु जैसे सर्वाइवर्स को प्रेशियस ट्रेजर्स माना जाता है। उसे रियलाइज होता है कि चेन यूशु अपनी पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में अब अपने फादर के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उन्हें अभी अभी उसकी डेथ की खबर मिली है। डर और गुस्से से भर जाता है जब वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है जो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। लिन जीयू अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है और गुस्से में पूछता है कि वो अपने मास्टर को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बगल में 12th ब्रदर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर एक डार्क और थॉटफुल एक्सप्रेशन है, जैसे वो अपने भाई की मौत को प्रोसेस कर रहा हो। इन दोनों कल्टिवेटर्स के बीच का ये टेंस एटमॉस्फेयर अचानक एक चेयरफुल आवाज से टूटता है। एक टूर गाइड जिसके कान नुकीले हैं और हाथ में रेड फ्लैग है, वो उन्हें आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या वो टूरिस्ट्स हैं। हवा में एंथुजियाज्म के साथ फ्लोट करते हुए वो गाइड एक स्पेशल प्रमोशन ऑफर करता है, यामू सेक्टर का एक 3-day टूर, ताकि ग्रैंड मार्शल टूर्नामेंट को फिर से जिया जा सके, जिसमें सेट प्राइस पर ब्यूटीफुल गाइड्स भी मिलेंगी। 12th ब्रदर, जो ऐसी छोटी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शांति से अपना हाथ उठाता है ऑफर को रिफ्यूज करने के लिए और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गाइड कोशिश करता रहता है और ऐड करता है कि इस टूर पैकेज में एक स्पेशल गिफ्ट भी शामिल है, टूर्नामेंट फाइनल्स की एक कंप्लीट होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग और चैंपियन द्वारा साइन की गई एक फोटो। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो एक पोस्टर उठाता है जिस पर टॉप कंटेस्टेंट्स दिखाए गए हैं। पोस्टर में सेंटर में लू शेंग को चैंपियन के रूप में दिखाया गया है और चेन यूशु और एक दूसरा फाइटर उसके नीचे है। ये इमेज देखते ही 12th ब्रदर का चेहरा एब्सोल्यूट शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसकी नजरें लू शेंग की इमेज पर जम जाती हैं, वो आदमी जो उनके लॉस्ट यंग मास्टर के ऊपर विक्टोरियस खड़ा है। लिन जीयू और 12th ब्रदर सुन्न होकर खड़े रहते हैं और उस कमर्शियल मटेरियल को इंटेंस फोकस के साथ घूरते हैं। उन्हें रियलाइजेशन होने लगता है और 12th ब्रदर का एक्सप्रेशन शॉक से बदलकर एक डार्क मेनेसिंग सीरियसनेस में चेंज हो जाता है। एक ऑमिनस ऑरा से घिरे हुए वो डिमांड करता है कि गाइड उसे उस वीडियो और पोस्टर की कॉपी इमीडिएटली दे दे। टूर गाइड पहले तो एक फर्म लुक के साथ रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये आइटम्स अलग से बिकने के लिए नहीं है। वो उन दोनों पावरफुल कल्टिवेटर्स को एक्सप्लेन करता है कि होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग और पोस्टर स्पेशल पर्क्स हैं जो सिर्फ तभी मिलते हैं अगर वो उसका टूर ग्रुप ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसका एटीट्यूड एक पल में बदल जाता है जब 12th ब्रदर एक VIP ब्लैक गोल्ड कार्ड दिखाता है। गाइड का चेहरा शॉक और डर से ट्विस्ट हो जाता है जब वो उस स्पेशल पेमेंट मेथड को पहचान लेता है। अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने से खुश होकर गाइड वहां से भाग जाता है और जाते जाते कहता है कि वो गिफ्ट्स रख लें और उसे कभी भी कांटेक्ट करें। 12th ब्रदर और लिन जीयू को उन आइटम्स के साथ अकेला छोड़कर लिन जीयू कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि 12th ब्रदर ने ये चीजें क्यों खरीदी। वो सोचता है कि क्या उनके यंग मास्टर चेन यूशु की डेथ एक्चुअली इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से कनेक्टेड है।
जब वो पोस्टर को देखते हैं जिसमें साफ तौर पर लू शेंग को चेन यूशु और बाकी फाइटर्स के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है, 12th ब्रदर इंटेंस फोकस के साथ घूरता है। वो कहता है कि उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि पिक्चर में दिखने वाला ये चैंपियन डायरेक्टली उस इंसिडेंट से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन देखते हुए वो उस बैटल को विटनेस करते हैं। वो लू शेंग और चेन यूशु की फाइट का प्रोजेक्शन देखते हैं और वो मोमेंट जब फाइनल ब्लो मारा गया था, दोनों आदमी जो देख रहे हैं उससे शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं। लिन जियू टेरिफाइड है। उसे विश्वास करना मुश्किल लग रहा है कि एक लेवल 10 वॉरियर के पास इतनी टेरिफाइंग पावर हो सकती है। वो सवाल करता है कि उनका यंग मास्टर, जिसकी स्ट्रेंथ इस यूनिवर्स में एक लेवल 13 वॉरियर के बराबर थी, वो लू शेंग के हाथों कैसे मारा जा सकता है। 12th ब्रदर हालांकि शांत हो जाता है। वो कहता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और सिविलाइजेशन से भरा हुआ है, इसलिए एक अमेजिंग जीनियस का आना नामुमकिन नहीं है, और नोट करता है कि उन्होंने पास्ट में इससे भी ज्यादा क्रेजी चीजें देखी हैं। एक कोल्ड डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो डिक्लेयर करता है कि चूंकि उन्हें रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिल गया है, उनका मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। एक फ्लैश ऑफ लाइट में दोनों कल्टिवेटर्स आसमान में उड़ जाते हैं और इमीडिएटली वापस जाकर अपने लीडर को फाइंडिंग्स रिपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो देख सकें कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। इसी बीच लू शेंग स्पेस में गहरी मेडिटेशन में होता है। उसके ऊपर एक प्रोग्रेस बार अपीयर होता है जो दिखाता है कि प्रोसेस 100% रीच कर चुका है। लू शेंग की आंखें सरप्राइज और एक्साइटमेंट के साथ खुल जाती हैं और वो एक्सक्लेम करता है कि ये कंप्लीट हो गया है। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्मर्क आ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी प्रेडिक्शन सही थी। लाइफ एक्सटेंड करने और हेल्दी रहने की टेक्निक फिगर आउट करने में ज्यादा ओरिजिन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी पावर का सिर्फ 1/20 हिस्सा यूज करके लू शेंग एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ उस टेक्निक के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में सोचता है जो उसने अभी अभी फिगर आउट की है। वो कैलकुलेट करता है कि सिर्फ फर्स्ट लेयर मास्टर करने से इंसान की लाइफ 10 साल बढ़ जाएगी, सेकंड लेयर से 30 साल, और अगर कोई सभी 9 लेयर्स मास्टर कर ले तो इसका रिजल्ट 5000 साल से ज्यादा की लाइफ एक्सटेंशन होगा। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि इसका क्या मतलब है। ये लाइफ स्पैन एक नॉर्मल लेवल 11 वॉरियर से कहीं ज्यादा है। वो फिगर करता है कि भले ही फाइनल लेयर्स मुश्किल हों, सिर्फ 6th या 7th लेयर तक पहुंचना भी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा ईयर्स ग्रांट करेगा। उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनती है जिसमें उसका एक छोटा वर्जन अपने पेरेंट्स के साथ है जो यंग और हेल्दी दिख रहे हैं। वो सोचता है कि इस टेक्निक की सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के कंपैरिजन में ये कितनी सिंपल है। वो डिसाइड करता है कि वो इसे नाम देगा लिव लॉन्ग नो मैटर व्हाट, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स को ये प्रैक्टिस करवाएगा ताकि वो जब तक चाहे खुशी से जी सकें। अचानक एक रियलाइजेशन उसे हिट करती है और उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। उसके आसपास की एनर्जी वायलेंटली शिफ्ट होती है और पर्पल और गोल्डन एनर्जी का एक सर्ज उठता है। लू शेंग डिक्लेयर करता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो उस स्वर्लिंग पावर के बीच खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि वो फाइनली लेवल 11 के रियल्म में पहुंच चुका है। वो अपने अंदर एक बड़ा चेंज फील करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि उसके वास्ट नंबर ऑफ इमॉर्टल सेल्स काउंटलेस स्टार्स की तरह हैं, जो उसकी मार्शल बॉडी को लाइट अप कर रहे हैं जब तक कि वो एक स्टारी सेक्टर जैसा ना दिखने लगे। वो प्रोसेस को पिक्चर करता है और उसे ब्लू एनर्जी की एक स्वर्लिंग गैलेक्सी दिखाई देती है। वो समझता है कि हर नया इमॉर्टल सेल एक स्टार की सीट की तरह है। जैसे ही उसकी पावर सेटल होती है, एक नई कॉन्फिडेंस उसे भर देती है। वो सोचता है कि अब वो स्टेलर सुप्रीम बॉडी के रेड जायंट फॉर्म में एंटर करने की कोशिश कर सकता है। वो एक स्टार की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करता है, ग्रोथ का एक लंबा पीरियड, यूथ और प्राइम, और फाइनली बूढ़ा हो जाना। जैसे वो बोलता है, उसके पीछे स्पेस में जलते हुए सूरज और मरते हुए स्टार्स की इमेजेस फ्लोट करती हैं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है जो डार्क क्रैकलिंग एनर्जी से घिरी हुई है, और एक्सप्लेन करता है कि जब एक स्टार सेंस करता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो वो अपनी सारी लाइट और हीट बिना होल्ड किए रिलीज कर देता है। ये एक्सप्लोसिव रिलीज ही वो चीज है जो रेड जायंट स्टेट कहलाती है। लू शेंग एक सीरियस लुक के साथ आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि एक बार वो इस स्टेट में एंटर करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग तरीके से बढ़ जाएगी। एक डार्क कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वो एक अमेजिंग एस्टिमेशन लगाता है। उसकी पावर टूर्नामेंट के टाइम से कम 1000 टाइम्स ज्यादा होगी, शायद 10,000 टाइम्स ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि लू शेंग की एक्साइटमेंट के तुरंत बाद एक सीरियस रियलाइजेशन आती है। वो एक कंसर्न्ड एक्सप्रेशन के साथ नीचे देखता है, ये सोचते हुए कि उसकी करंट स्टेट और रेड जायंट फॉर्म के बीच का पावर गैप बहुत बड़ा है। वो अपने चेस्ट को टच करता है अपनी बॉडी चेक करने के लिए। वो श्योर नहीं है कि उसकी फिजिकल फॉर्म इतने बड़े चेंज का स्ट्रेन हैंडल कर पाएगी या नहीं। वो सोचता है कि उसकी पावर कहां से आई थी। लेजेंडरी कल्टिवेटर वांग ही को पिक्चर करते हुए लू शेंग फिगर करता है कि चूंकि उसका स्टेलर दाओ वांग ही से आया है जो लेवल 15 तक पहुंचे थे, तो उसे भी वैसा ही कर पाना चाहिए। लेकिन एक कॉन्फिडेंट ऑलमोस्ट एरोगेंट स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है जब वो कंक्लूड करता है कि प्रॉब्लम ये है कि वो वैंग ही से सिंपली कहीं ज्यादा अमेजिंग है। एनर्जी के सर्ज में खड़े होकर लू शेंग डिफरेंस कैलकुलेट करता है। वो नोट करता है कि लेवल 11 पर ही उसके पास ऑलरेडी 330,000 इमॉर्टल सेल्स हैं, एक ऐसा नंबर जो वैंग ही के पास लेवल 12 पर भी नहीं था। जबकि ये एक्सट्रीम पावर उसे अपने से 2 लेवल्स ऊपर के एनिमीज को हराने देती है। उसका एक्सप्रेशन शार्प और डिटर्मिन्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक डेंजरस प्रॉब्लम की तरफ लीड करता है।
वो पोटेंशियल डिजास्टर को पिक्चर करता है अगर वो अभी रेड जायंट ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स करेगा। वो पावर को कंटेन नहीं कर पाएगा। वो इमेजिन करता है कि वो लावा से भरे एक बलून की तरह है जो बस एक्सप्लोड हो जाएगा और उसे इंस्टेंटली मार देगा। लू शेंग अपनी पावर को एनालाइज करना शुरू करता है ताकि कोई सोल्यूशन मिल सके। उसे पहला आइडिया आता है। वो पर्पसली अपने इमॉर्टल सेल्स की एवोल्यूशन स्पीड को लिमिट कर सकता है और अगले प्रमोशन से पहले परफेक्ट स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करना बंद कर सकता है। दो छोटे वर्जन्स की मेंटल इमेज दिखाई देती है। एक डेंजरसली फूला हुआ है जिसके पास 5 मिलियन सेल्स हैं, जबकि दूसरा फिट और सेफ है जिसके पास सिर्फ 1 मिलियन सेल्स हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो सेफ रहने के लिए अपना लेवल जल्दी एडवांस करना चूज कर सकता है। हालांकि सोल्यूशन मिलने के बावजूद लू शेंग एक कन्फ्लिक्टेड और अनविलिंग एक्सप्रेशन के साथ नीचे देखता है। साफ तौर पर अपने ट्रू पोटेंशियल को होल्ड बैक करने के आइडिया से नाखुश होकर लू शेंग अपने पोटेंशियल को लिमिट करने के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और अपनी ही फाउंडेशन को काटने को वो एक लास्ट रिजॉर्ट सोल्यूशन मानता है। इसके बजाय वो एक सेकंड ऑप्शन पर फोकस करता है, कोई ऐसा तरीका ढूंढना जिससे वो अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करता रहे जब तक कि वो रेड जायंट स्टेट में इमॉर्टल सेल्स की मैक्सिमम लिमिट को हैंडल करने के लिए काफी टफ ना हो जाए। एक एक्साइटेड ऑलमोस्ट मैनिक ग्रिन उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वो इस बात को डिसाइड करता है। वो जानता है कि भले ही उसकी करंट बॉडी पावरफुल है, इस दुनिया में स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है। वो सोचता है कि कैसे उसकी पावर्स एक साथ काम करती हैं, उन्हें यिन और यांग फिश की तरह देखते हुए। उसे रियलाइज होता है कि जब से उसने अपनी बोन्स और ब्लड में इमॉर्टल डाओ ग्रो करना शुरू किया है, इसकी पावर चुपचाप उसकी बॉडी को नरिश कर रही है और धीरे धीरे उसकी स्टेलर सुप्रीम बॉडी को स्ट्रेंथन कर रही है। वो कंक्लूड करता है कि इस पाथ का फाइनल गोल एक परफेक्ट मिक्स अचीव करना है, इमॉर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी। एक ब्राइट लाइट की तरफ जाती हुई सीढ़ियों की मेंटल इमेज को घूरते हुए लू शेंग एडमिट करता है कि अफसोस ये पाथ डिफिकल्ट है और यूनिवर्स की बहुत सारी ओरिजिन फोर्स यूज करता है। हालांकि वो खुद को ये सोचकर कंफर्ट करता है कि कम से कम अब उसके पास स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन है। अचानक उसके थॉट्स इंटरप्ट हो जाते हैं जब उसे अपनी बॉडी में एक सरप्राइजिंग फीलिंग होती है। वो अपने पेट की तरफ एक प्लीज्ड लुक के साथ देखता है। वो सेंस करता है कि उसके एनर्जी सेंटर में इमॉर्टल गोल्डन कोर इतना बड़ा ग्रो हो गया है कि उसके कोई एजेस नहीं है। वो गेस करता है कि इसका डायमीटर सेवरल 100 किलोमीटर्स तक पहुंच चुका है। लू शेंग का एक छोटा कार्टून वर्जन अपीयर होता है जो कंफ्यूजन में अपना सिर खुजा रहा है। वो सोचता है कि रिजल्ट उसके लिए इतना अलग क्यों है, जबकि उसने कल्टिवेशन बुक्स के इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली फॉलो किए थे। वो मन में सोचता है कि ओरिजिनली उसका प्लान था कि वो कोर को ब्रेक करके अपने इमॉर्टल सेल्स को फीड करेगा, लेकिन उसकी गट फीलिंग ने उसे ऐसा करने से मना किया। वो डिसाइड करता है कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगा और क्यूरियसली वॉच करेगा कि ये कितना मैसिव ग्रो हो सकता है। सीन वापस रियलिटी में शिफ्ट होता है, फीटस रेजिंग स्टार पर। लू किंगे हवा में एक चेंज नोटिस करती है और तेजी से अपना सिर घुमाकर देखती है। लू शेंग कल्टिवेशन साइट से बाहर आता है। वो काम और रिफ्रेश्ड लग रहा है। लू चिंगे एक्साइटेडली उसकी तरफ भागती है और चिल्लाती है कि उसका भाई फाइनली अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया है। लू शेंग उस हरे भरे एनवायरनमेंट को एक थॉटफुल लुक के साथ देखता है। वो नोट करता है कि सिर्फ आधा कॉस्मिक मंथ ही गुजरा है, फिर भी उसके ब्रेक थ्रू से निकली नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी ने पूरे प्लैनेट के एनवायरनमेंट को डायरेक्टली चेंज कर दिया है। कॉस्मिक एनर्जी के सर्च की वजह से एनवायरनमेंट में एक बड़ा चेंज आया है। पेड़ पौधे म्यूटेट होकर जायंट साइजेस में ग्रो हो गए हैं, जिन्होंने ऊपर एक घना ग्रीन कैनोपी बना लिया है। वो नोट करता है कि नेटिव स्पीसीज में मैसिव ग्रोथ स्पर्ट आया है और सबसे लंबे प्लांट्स अब 30,000 मीटर से ज्यादा लंबे हैं। यहां तक कि वाइल्ड लाइफ भी बदल गई है। एक ह्यूज प्री हिस्टोरिक लुकिंग एलिफेंट जिसके 4 टस्क्स हैं और वो 50 मीटर से ज्यादा लंबा है, वो जमीन पर घूम रहा है, जिससे वो प्लैनेट एक वाइल्ड एंशिएंट वर्ल्ड जैसा फील हो रहा है। एक क्लियरिंग में लू शेंग के फादर और सिस्टर लू चिंगे खुशी से बातें कर रहे हैं। लू चिंगे नोटिस करती है कि उसके फादर पहले से ज्यादा लंबे और स्ट्रांग दिख रहे हैं। वो टीजिंगली पूछती है कि क्या वो ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। उसके फादर अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हैं और गर्व से ब्लश करते हैं। वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपनी आधी जिंदगी एक लेबरर की तरह बिताने के बाद इस लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन लू खिंगे के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से वो बिना रियलाइज किए ही इंप्रूव हो गए हैं। वो अपने घर वापस जाकर अपने पुराने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के सपने देखते हैं। लेफ्ट आउट फील करते हुए लू खिंगे अपने हाथ अपनी कमर पर रखती है और अपने भाई की तरफ देखकर मुंह फुलाती है। वो कंप्लेन करती है कि वो भी एक ग्रैंड मास्टर है और पूछती है कि वो उसे प्रेज क्यों नहीं कर रहा। लू शेंग उसके गाल प्लेफुली खींचकर रिस्पॉन्ड करता है। वो उसे टीज करता है, ये कहते हुए कि कल्टीवेशन के लिए इतनी परफेक्ट कंडीशंस होने के बावजूद वो सिर्फ लेवल 7 तक पहुंची है, इसलिए उसे प्रेज मांगते हुए इतना प्राउड नहीं होना चाहिए। हालांकि उसका टोन सॉफ्ट हो जाता है और वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। वो एडमिट करता है कि भले ही उसका नेचुरल टैलेंट एवरेज हो, लेकिन उसका हार्ड वर्क अच्छा है और उसने उनके फादर को टीच करके बहुत बढ़िया काम किया। फिर वो उसे एक मिशन देता है। वो उनकी मदर को एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएगा, प्रॉबेबली वही लॉन्जेविटी वाली जो उसने अभी क्रिएट की है, और लू किंगे की जिम्मेदारी होगी उनकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज करना।
वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो अच्छा काम करेगी तो वो उसे एक स्पेसशिप देगा। ये सुनते ही लू चिंगे का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। वो एक्साइटमेंट के साथ चीयर करती है, स्टारी स्काई में ट्रैवल करने के सपने देखते हुए, और एडमिट करती है कि वो रोज रोज मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करके बोर हो चुकी है। लू शेंग फिर पूछता है कि उसकी मदर और डोंग किंगस्यू कहाँ है। लू चिंगे एक्सप्लेन करती है कि वो एक पड़ोसी प्लैनेट पर गए हैं और डोंग किंगस्यू उनकी मदर के साथ गई है आंट की फैमिली विजिट करने के लिए। अपने थॉट्स के साथ अकेले रहकर लू शेंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो डार्क साइड यूनिवर्स के इन्वेजन तक बचे हुए वक्त को कैलकुलेट करता है, रियलाइज करते हुए कि सिर्फ 4 साल और 3 महीने बचे हैं। ये जानते हुए कि वक्त निकलता जा रहा है, वो अपने लिमिट्स को तोड़ने का चांस ढूंढते रहने का संकल्प लेता है। एक स्ट्रांग इंट्यूशन उसे उसकी अगली डेस्टिनेशन की तरफ गाइड करती है। वो कॉस्मोस में बाहर देखता है, ये फील करते हुए कि डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड में वो आइटम्स हैं जिनकी उसे जरूरत है, और डिसाइड करता है कि वही उसका अगला टारगेट होगा। फीटस रेजिंग स्टार के उस शांत प्लैनेट पर लू शेंग ने उन बड़े बड़े म्यूटेटेड ट्रीज की छांव में अपनी फैमिली के साथ सुकून के कुछ पल बिताए। उसकी नई कल्टीवेशन टेक्निक के रिजल्ट्स तुरंत और चमत्कारी थे। अपने पेरेंट्स को लिव लॉन्ग नो मैटर व्हाट टेक्निक सिखाने के बाद उसके मम्मी और पापा दोनों ही 20 साल जवान दिखने लगे, बिल्कुल यूथफुल और एनर्जी से भरे हुए। उसी रात आधे चांद की रोशनी में लू शेंग एक पेड़ की ऊंची डाल पर डोंग किंगस्यू के साथ बैठा था। डोंग किंगस्यू उसकी तरफ झुककर अपने हस्बैंड को प्यार से गले लगाती है और उसे बताती है कि जब वो सेक्लूजन में था तब स्पीकर सेबेस्टियन ने डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड के सिलसिले में उसे 2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर लू शेंग अपनी वाइफ को बड़े प्यार से देखता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि अब उसे जल्द ही जाना पड़ेगा। वो उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ वक्त के लिए दूर रहना पड़ेगा, और उसे गिल्ट फील होता है कि डोंग किंगस्यू को करीब 10 साल की प्रेगनेंसी ज्यादातर अकेले ही संभालनी पड़ेगी। लेकिन डोंग किंगस्यू उसे पूरे लव के साथ देखती है और रियश्योर करती है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा और ये उसकी जिंदगी के सबसे खुशी भरे दिन है। एक आखिरी लविंग किस के साथ वो बस उससे इतना कहती है कि वो घर जल्दी वापस आना याद रखे। गुड बाय कहने के थोड़ी देर बाद ही लू शेंग अपनी अगली जर्नी शुरू करने के लिए व्हाइट होल शटल में सवार हो जाता है। वो सेबेस्टियन के साथ एक होलोग्राफिक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करता है और पूछता है कि क्या ये कॉल बैटलफील्ड के बारे में थी। सेबेस्टियन कंफर्म करता है कि 100 ग्रेट स्टार सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड का एंट्रेंस 1 हफ्ते पहले ही खुल चुका है। लेकिन सेबेस्टियन का एक्सप्रेशन अफसोस में बदल जाता है जब वो एक्सप्लेन करता है कि चूंकि लू शेंग डीप सेक्लूजन में था तो अनफॉर्चुनेटली उसने वो रिक्रूटमेंट शिप मिस कर दी जो उनके सेक्टर से निकलने वाली थी। लू शेंग हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर सरप्राइज दिखता है जब वो पूछता है कि अब जब उसने अपनी राइड मिस कर दी है तो उसे क्या करना चाहिए। सेबेस्टियन एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड सरफेस यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स के बीच का प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये एक खतरनाक जगह है जहां ढेर सारे एलीट्स और टॉप टियर पावर हाउसेस लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। सेबेस्टियन अपनी दाढ़ी सहलाता है और एक सोल्यूशन देता है। हालांकि लू शेंग ने उनके सेक्टर की शिप मिस कर दी है, लेकिन वो अभी भी एक पड़ोसी स्टार सेक्टर में ट्रैवल कर सकता है जहां की रिक्रूटमेंट शिप अभी रवाना नहीं हुई है। सेबेस्टियन कंफर्म करता है कि उसने कोऑर्डिनेट्स पहले ही भेज दिए हैं। सेबेस्टियन एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ अपनी ब्रीफिंग जारी रखता है और लू शेंग को वार्न करता है कि भले ही वो बैटलफील्ड में आगे खबर भेज देगा, लेकिन त्यानी स्टार सिस्टम की रिक्रूटमेंट शिप लू शेंग की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। वो एडवाइस करता है कि वो खुद कई मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहे और बेहद सावधान रहे। लू शेंग वार्मली स्माइल करता है और स्पीकर को उनकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन सेबेस्टियन अभी भी चिंतित दिखता है और पूछता है कि क्या वाकई इतनी जल्दी डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड के लिए निकलना जरूरी है। वो सजेस्ट करता है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है और फ्यूचर में बहुत सारे मौके मिलेंगे। लू शेंग के होठों पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है। वो अपने चेस्ट पर जोर से टैप करता है और अपनी कॉन्फिडेंस की वजह रिवील करता है। वो सेबेस्टियन को इन्फॉर्म करता है कि वो पहले ही लेवल 11 में ब्रेक थ्रू कर चुका है। सेबेस्टियन पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है जब वो इस अनबिलीवेबल न्यूज को प्रोसेस करता है। एक पल की सुन खामोशी के बाद सेबेस्टियन अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझदारी में सिर हिलाता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो अब लू शेंग को एक ऐसे जूनियर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो सोचता है कि एक सुप्रीम जीनियस जो अपने अर्ली 20s में लेवल 11 पहुंच गया है, वो अपना रास्ता किसी और से बेहतर जानता है और कोई भी उसका फ्यूचर डिक्टेट नहीं कर सकता। बाद में लू शेंग निकलने की तैयारी करता है। यूनिवर्स के चैंपियन के रूप में पहचाने जाने के हंगामे से बचने के लिए वो एक इल्यूजन से अपना अपीयरेंस बदल लेता है। वो दूर से ही अपनी फैमिली को एक आखिरी गुड बाय वेव करता है और निकल पड़ता है। उसकी डेस्टिनेशन बादलों में फ्लोट करती हुई एक मैसिव फोर्ट्रेस जैसी स्पेसशिप है। वो रिक्रूटमेंट वेसल जो बैटलफील्ड की तरफ जा रही है। शिप के अंदर वीआईपी लाउंज का दरवाजा खुलता है। एक फीमेल अटेंडेंट जिसके कान नुकीले हैं अंदर आती है और पोलाइटली डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को एड्रेस करती है। वो अनाउंस करती है कि वो लोग जल्द ही सुओ या स्टार सेक्टर पहुंचने वाले हैं और आगे आने वाले सीनिक स्पॉट्स की लिस्ट बताती है। अचानक एक स्क्विड जैसा एलियन पैसेंजर जिसका नाम मिस्टर बाबाडी है, वो अनकंट्रोलेबली हवा में फ्लोट करने लगता है। उसका चेहरा शॉक से पीला पड़ गया है क्योंकि वो आसपास एक टेरिफाइंग प्रेशर सेंस कर रहा है।
अटेंडेंट सरप्राइज होकर उसे देखती है। वो कांप रहा होता है और उसके चेहरे से पसीना बह रहा होता है। मिस्टर बाबाडी डर के मारे चिल्लाता है। अटेंडेंट से कहता है कि वो उसे इग्नोर करे, लेकिन डिमांड करता है कि अगले स्टॉप पर उसे इमीडिएटली बताया जाए क्योंकि वो डेस्परेटली शिप से उतरना चाहता है। साफ तौर पर डिस्गाइज लू शेंग के साथ सेम रूम में होने का खतरा सेंस करते हुए अटेंडेंट उस घबराए हुए पैसेंजर को समझाने की कोशिश करती है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि अगला स्टॉप कम से कम 20 लाइट ईयर्स दूर है और वो अभी नहीं रुक सकते। लेकिन मिस्टर बाबाडी हवा में फ्लोट करता रहता है, उसे बहुत पसीना आ रहा है और वो अपने टेंटिकल्स क्रॉस करके साफ मना कर देता है। वो पागलों की तरह जिद करता है कि उसे इमीडिएटली शिप से उतरना है उस खतरे की वजह से जो वो सेंस कर रहा है, और वो अटेंडेंट की नीचे आने की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देता है। हार मानकर अटेंडेंट साई करती है, ये सोचते हुए कि इस पैसेंजर की आदतें बहुत अजीब हैं, और डिसाइड करती है कि उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। वो अपना ध्यान बाकी वीआईपी कैबिन की तरफ मोड़ती है और नोट करती है कि वहां सिर्फ एक और पैसेंजर मौजूद है। वो डिस्गाइज लू शेंग की तरफ देखती है जो एलिगेंटली पैर पर पैर रखकर बैठा है और शांति से खिड़की के बाहर गुजरते हुए स्टार्स को देख रहा है। उस केओटिक एलियन के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग। एक प्रोफेशनल स्माइल पहनकर वो लू शेंग के पास जाती है पूछने के लिए कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। अचानक लू शेंग उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाता है, एक ऐसी मूवमेंट जिससे अटेंडेंट अचानक डर के मारे पीछे हट जाती है। एक इंटेंस शैडोड एक्सप्रेशन के साथ वो उससे पूछता है कि मोड्यूल स्टार पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा। अटेंडेंट उसके ऑरा से कंफ्यूज और टेरिफाइड होकर हकलाते हुए कहती है कि 2 घंटे लगेंगे। अपने कॉलर को पकड़कर वो मन ही मन सोचती है कि ये आदमी इतनी टेरिफाइंग फीलिंग क्यों दे रहा है। प्रेशर हैंडल ना कर पाने की वजह से अटेंडेंट पैनिक में रूम से भाग जाती है। हॉलवे में खड़े होकर वो कांपती है, ये रियलाइज करते हुए कि जैसे ही वो उसके करीब गई उसे हड्डियों को जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। वो खुद से एडमिट करती है कि अब उसे समझ आ गया है कि मिस्टर बाबाडी शिप से उतरने के लिए इतने डेस्परेट क्यों थे। कैबिन में अकेले रहकर लू शेंग सोच विचार करते हुए अपनी चिन टच करता है और कैलकुलेट करता है कि 2 घंटे उसके प्लान्स के लिए काफी होने चाहिए। लू शेंग उस डरे हुए स्क्विड एलियन मिस्टर बाबाडी को पैनिक में दूर फ्लोट होते हुए देखता है। फाइनली समझ जाता है कि अभी क्या हुआ। वो रिफ्लेक्ट करता है कि लेवल 11 पर एडवांस करने के बाद उसकी पावर ट्रिमेंडसली बढ़ गई है। भले ही उसने उसे मोस्टली मास्टर कर लिया है, लेकिन उस ओवरवेलमिंग प्रेशर का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी अनइंटेंशनली लीक हो रहा है, जो आसपास के लोगों को डरा रहा है। जर्नी के दौरान मिले फ्री टाइम का फायदा उठाते हुए लू शेंग मेडिटेट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर में गैप को भरने के लिए पाथ ऑफ द डिवाइन क्रिस्टल की फॉलो अप टेक्निक्स को स्टडी करेगा। वो कॉन्फिडेंटली सोचता है कि अगर अब कोई चेन यूशु की तरह उस पर स्पाई करने की कोशिश करेगा तो वो अब आसानी से सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके काउंटर अटैक कर सकता है। अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर लू शेंग एक ग्लोइंग मल्टी कलर्ड एवतार विजुअलाइज करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि लेवल 12 विजुअलाइजेशन में ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज से परे एक 4 कलर क्रिस्टल इन्वॉल्व होता है। ये नया लेवल इमोशंस की पावर को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ही उसका अवतार ग्लो करता है वो डिटेल में बताता है कि हर रंग क्या रिप्रेजेंट करता है। रेड गुस्से के लिए, येलो खुशी के लिए, ब्लू दुख के लिए और ब्लैक डर के लिए। लू शेंग रियलाइज करता है कि इसका मतलब यह है कि वो अब इन इमोशंस का यूज करके स्पिरिचुअल लेवल पर अटैक्स लॉन्च कर सकता है। वो इस टेक्निक के क्रिएटर द्वन योंग की तारीफ करता है। उन्हें एक जीनियस कहता है जिन्होंने ऐसा मेथड इन्वेंट किया। एक मेंटल सिमुलेशन में लू शेंग इस पावर को एक इमेजिनरी ओपोनेंट के खिलाफ टेस्ट करता है। जैसे ही उनके फिस्ट टकराते हैं वो नोट करता है कि एक्सपर्ट्स के बीच की बैटल में स्टेट ऑफ माइंड में एक हल्की सी फ्लक्चुएशन भी विनर डिटरमिन कर सकती है। वो किसी अपोनेंट के इमोशंस को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने की इस एबिलिटी को सचमुच टेरिफाइंग मानता है। सिमुलेशन में अपोनेंट ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है, उसका मेंटल स्टेट डगमगा जाता है, जबकि लू शेंग एक स्मर्क के साथ कंट्रोल में रहता है। रिजल्ट तो तय था, जबकि लू शेंग का दिल पानी की तरह शांत रहता है। अपोनेंट डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स में खो जाता है और आसानी से लू शेंग की ब्लू एनर्जी से दूर फेंक दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर लू शेंग के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। वो कंक्लूड करता है कि अपनी लेवल 12 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ जब तक वो किसी ऐसे शख्स से नहीं मिलता जिसकी मेंटल पावर फ्रीकिशली हाई हो, वो एसेंशियली किसी को भी अपने कमांड पर रुला सकता है या हंसा सकता है। लू शेंग उस शोर मचाने वाले पैसेंजर को अनोइंग पाकर अपनी नई स्पिरिचुअल एबिलिटीज के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो मिस्टर बाबाडी की तरफ एक शार्प ग्लांस डालता है। वो स्क्विड जैसा एलियन जम जाता है, उसका चेहरा शॉक से भर जाता है। जैसे ही लू शेंग एक हिप्नोटिक स्पिरिचुअल अटैक अनलीश करता है और इन्फ्लुएंस की वेव सीधे उसके दिमाग में प्रोजेक्ट करता है। असर तुरंत होता है। मिस्टर बाबाडी पूरी तरह चक्कर खाने लगता है और डिसओरिएंटेड हो जाता है। वो उल्टा लटककर बिना किसी मतलब के बड़बड़ाने लगता है क्योंकि उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी वो एल्फ अटेंडेंट रिफ्रेशमेंट्स लेकर वापस आती है। वो उस साइकिक अटैक से अनजान है जो अभी अभी हुआ। वो कंफ्यूजन में मिस्टर बाबाडी को देखती है जो अब फ्लोर पर लोटपोट हो रहा है और अनकंट्रोलेबली खिलखिलाकर हंस रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो मजे कर रहा है, लेकिन वो बस पागलों की तरह हंसता रहता है।
एक स्प्लिट सेकंड में लू शेंग इमोशनल इन्फ्लुएंस को शिफ्ट करता है और मिस्टर बबाड़ी की हंसी चीख चीख कर रोने में बदल जाती है। वो अपना चेहरा ढक लेता है, रोते हुए कहता है कि वो कितना दुखी है, पूरी तरह से लू शेंग की मर्जी पर। अटेंडेंट उसे कंफ्यूज और तरस भरी नजरों से देखती है, ये सोचते हुए कि वो जरूर कोई पागल है जो सीट पर बैठने के बजाय शैंडलियर की तरह लटकना और एक्सट्रीम इमोशंस दिखाना पसंद करता है। लू शेंग शांति से ये सीन देखता है, अपने एक्सपेरिमेंट की सक्सेस को ऑब्जर्व करते हुए। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि वो स्टेशन पर पहुंच गए हैं, मिस्टर बबाड़ी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है और पैनिक में शिप से भाग जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाते हुए भागता है, एक ही वक्त पर हंसते हुए और रोते हुए, ये चीखते हुए कि स्पेसशिप पर भूत है और वो पागल नहीं है। जैसे ही एलियन गायब होता है, फोकस उसके पॉकेट में रखे हुए एक ब्लैक गोल्ड कार्ड पर शिफ्ट होता है। लू शेंग मन में सोचता है कि उसने चुपके से वो कीमती कार्ड मिस्टर बबाड़ी की पॉकेट में डाल दिया, अपने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के कॉम्पेंसेशन के तौर पर। डिस्ट्रैक्शन के जाने के बाद लू शेंग खड़ा होता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी टाई ढीली करता है। वो नोट करता है कि रिक्रूटमेंट शिप अब सिर्फ 20 मिनट दूर है और वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि दूसरे स्टार सिस्टम्स के वॉरियर्स आखिर कितने स्ट्रांग हैं। लू शेंग लैंडिंग जोन पर पहुंचता है और ऊपर उस ह्यूज रस्टी शिप को देखता है। उसे स्पीकर सेबेस्टियन की वार्निंग याद आती है कि रिक्रूटमेंट शिप थोड़ी खस्ता हालत में होगी और बाहर से इसकी घिस-पिटी हालत देखकर उसे रियलाइज होता है कि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट था। अपने डिस्गाइज में लू शेंग शांति से शिप को देखता है। जर्नी के लिए तैयार होकर वो मेटल रैंप पर चलना शुरू करता है ताकि शिप पर चढ़ सके। एंट्रेंस पर उसका रास्ता एक लार्ज मस्कुलर गार्ड रोक लेता है जिसके कान नुकीले हैं और जिसने रेड बंडाना पहना हुआ है। गार्ड अपने हाथ क्रॉस करता है और अग्रेसिवली लू शेंग से पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है। लू शेंग पोलाइटली कहता है कि वो शिप पर चढ़ने आया है और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपना आईडी कार्ड निकालता है गार्ड को दिखाने के लिए। गार्ड कार्ड को देखता है और स्मर्ट करता है जब वो रैंक को लेवल 11 लिस्टेड देखता है। वो लू शेंग को डिसबिलीफ के साथ देखता है, मन ही मन सोचते हुए कि इस लड़के ने बैटलफील्ड को कोई प्लेग्राउंड समझ रखा है क्या। भले ही वो स्केप्टिकल है, गार्ड लू शेंग को ऊपर जाकर रहने की जगह ढूंढने के लिए बोल देता है। लू शेंग एक रिलैक्स्ड स्माइल के साथ उसके पास से गुजरता है, गार्ड की आखिरी वार्निंग को इग्नोर करते हुए कि कोई मुसीबत मत खड़ी करना। अंदर आकर लू शेंग एक लंबे खाली इंडस्ट्रियल लुकिंग हॉलवे से गुजरता है। वो फाइनली एक भारी मेटल डोर के सामने रुकता है, ये सोचते हुए कि क्या ये उसका रूम है। वो रीडर पर अपना एक्सेस कार्ड स्वाइप करता है और दरवाजा स्लाइड होकर खुल जाता है। लू शेंग ऑटोमेटिक डोर से बाहर हॉलवे में आता है, जहां वो एक मस्कुलर रेड हेड एल्फ को दीवार से टेक लगाए हुए देखता है। वो एल्फ लू शेंग को सरप्राइज के साथ देखता है। जैसे ही लू शेंग उसके पास से गुजरता है, वो एल्फ मुड़कर उसे देखता है। उसका इंटरेस्ट जग उठता है। वो मन ही मन सोचता है कि भले ही लू शेंग एक लेवल 11 वॉरियर लग रहा है, लेकिन उसका ऑरा बाकियों से अलग फील हो रहा है, जिससे वो क्यूरियोसिटी में स्मक करता है। लू शेंग अपने रूम पर पहुंचता है और इलेक्ट्रॉनिक डोर खोलता है। उसके कंप्लीट डिसबिलीफ के लिए रूम पूरी तरह मेस है। दीवारों पर जंग लगा है और सीलिंग में एक बड़ा सा छेद है, जिससे ये किसी कैबिन से ज्यादा एक खंडर लग रहा है। कंफ्यूज्ड और डिस्गस्टेड होकर लू शेंग सोचता है कि क्या वो गलत शिप पर आ गया है। वो सोचता है कि भले ही स्पीकर ने कहा था कि शिप शैबी होगी, लेकिन ये तो बेसिकली कचरा है। उसे ये अनएक्सपेक्टेड लगता है कि एलीट लेवल 11 वॉरियर्स, जिन्हें यूजुअली नोबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया है जो किसी कुत्ते के घर से बेहतर नहीं है। इस बात से परेशान न होने का डिसाइड करते हुए लू शेंग साई करता है और फिगर करता है कि जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेटल फ्लोर पर क्रॉस लेग बैठ जाता है और मेडिटेट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो इस ट्रैवल टाइम को यूज करके अपने ड्रीम स्पेस में लेवल 13 ज़ॉम्बी को चैलेंज करने का प्लान बनाता है, अपनी नई एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए बेचैन होकर। इसी बीच शिप के कॉकपिट में एक मोटा पर्पल स्किन्ड आदमी जिसके ग्लासेस लगे हैं, वो एक ह्यूज फीस्ट खा रहा है। वो मीट का एक बड़ा टुकड़ा बड़े शौक से अपने मुंह में ठूंस लेता है। एक लंबी रेड हेड फीमेल ऑफिसर एंटर करती है और रिपोर्ट करने के लिए उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वो उसे बताती है कि आखिरी पैसेंजर बोर्ड कर चुका है और वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। अपने भरे हुए मुंह के साथ ही वो चबी आदमी लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। कॉकपिट के अंदर कैप्टन एक बड़ा सा रेड स्टार्ट बटन दबाता है। शिप वायलेंटली हिलने लगता है जैसे ही वो लिफ्ट ऑफ शुरू करता है। रेड हेड ऑफिसर कैप्टन की चेयर के ऊपर झुकती है और रिलीफ और सार्केज्म के मिक्स के साथ कहती है कि उसे लगा था कि शिप जमीन से उठ ही नहीं पाएगा। कैप्टन अपना मुंह पोंछता है, हंसते हुए उसकी चिंता को डिसमिस करता है। वो एडमिट करता है कि ये एक पुराना मॉडल है, पर कहता है कि आउटडेटेड पार्ट्स के अलावा ये अभी भी बिना किसी प्रॉब्लम के कुछ हजार लाइट ईयर्स उड़ सकता है। ऑफिसर अपने हाथ क्रॉस करती है, साफ तौर पर इंप्रेस नहीं होती। वो पूछती है कि वो एक थोड़ी बेहतर शिप क्यों नहीं ले सकते थे, भले ही ये वन वे ट्रिप ही क्यों ना हो। कैप्टन स्माइल करता है और कहता है कि चूंकि ये वन वे ट्रिप है, इसलिए अच्छी शिप वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक स्मर्क के साथ ऐड करता है कि ये जंक यार्ड स्टाइल परफेक्ट है, क्योंकि ये नए रिक्रूट्स को आगे आने वाले बैटलफील्ड के ब्लीक एटमॉस्फेयर को वक्त से पहले एक्सपीरियंस करने देता है। टॉपिक बदलते हुए कैप्टन पूछता है कि क्या कोई स्टैंड आउट न्यू रिक्रूट्स हैं। ऑफिसर कहती है कि उसके पास डेटा है, पर उसे एक फेमस नाम याद है, सॉर।
वो एक्सप्लेन करती है कि वो 1000 साल का भी नहीं है, पर ऑलरेडी लेवल 12 पहुंच चुका है और उसके पास 16 ग्रेट स्पेशल बॉडी है जो उसे एक जीनियस बनाती है। कैप्टन अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखता है, थॉटफुल दिखते हुए। वो अग्री करता है कि ऐसे स्किल्स बैटलफील्ड पर भी एक्सीलेंट माने जाएंगे। ऑफिसर का चेहरा फिर सीरियस हो जाता है जब वो एक और शख्स का जिक्र करती है, एक वेटरन जो तीसरी बार बैटलफील्ड पर वापस आया है। वो सजेस्ट करती है कि उसकी स्ट्रेंथ शायद इन लोगों से कम नहीं होगी। कैप्टन हम में सिर हिलाता है। उस नाम को पहचानते हुए होंगजी वो एडमिट करता है कि वो पहले उसके साथ लड़ चुका है और कंफर्म करता है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। हालांकि उसका एक्सप्रेशन क्रिटिकल हो जाता है जब वो नोट करता है कि होंगजी बहुत सेल्फिश है और बैटलफील्ड में एंटर करने के पीछे हमेशा उसका कोई छुपा हुआ रीजन होता है। ऑफिसर पूछती है कि क्या उन्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। कैप्टन चिंता को डिसमिस करते हुए कहता है कि 100 गुना हिम्मत होने पर भी होंगजी जर्नी के दौरान कुछ करने की जरूरत नहीं करेगा। वो डिसाइड करता है कि एक बार वो बैटलफील्ड पहुंच गए तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐड करता है कि उसे बोर्ड पर रखना बुरा नहीं है क्योंकि उसकी प्रेजेंस रिटर्न ट्रिप पर कुछ लॉसेस कम कर सकती है। रेड हेड ऑफिसर कैप्टन से उस शख्स के बारे में पूछती है जिसे लास्ट मिनट पर राइड मिली थी। कैप्टन पॉज लेता है, थॉटफुल दिखते हुए, और एक्सप्लेन करता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी छोटा लड़का था जिसे बीच में घुसा दिया गया क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल शिप मिस कर दी थी। हालांकि वो साय करता है, एडमिट करते हुए कि उस रिक्रूट का टैलेंट अमेजिंग है। 100 साल से कम उम्र में लेवल 11 पहुंचना। अपने फोक से मीट के टुकड़े को स्टैब करते हुए कैप्टन कहता है कि ऐसे फ्रेश और टेंडर सीडलिंग को इतनी जल्दी हार्श बैटलफील्ड में भेजा जाना शर्म की बात है। वो मीट खाता है, ये सोचते हुए कि क्या वो यंग मैन सर्वाइव भी कर पाएगा। अपना मुंह पोंछते हुए कैप्टन चिंता को डिसमिस करता है, ये डिसाइड करते हुए कि उनका काम बस ये मेक श्योर करना है कि वो जर्नी के दौरान ना मरे। एक बार अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत उसके हाथ में है। वो ऐड करता है कि एक यंग पर्सन जो अपनी लिमिट्स नहीं जानता उसे वैसे भी थोड़ा सफर करना चाहिए। अचानक उनकी डाइनिंग टेबल पर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन अपीयर होता है। ये एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि रूम 485 में 100 रूम स्विच करने की डिमांड कर रहा है, ये कंप्लेन करते हुए कि कंडीशंस बहुत खराब हैं। रेड हेड ऑफिसर उसकी एरोगेंस पर हंसती है। वो क्रू को ऑर्डर देती है कि सौर को बोल दो कि बेस्ट कंडीशंस वाला रूम उसका है और अगर वो स्विच करना चाहता है तो वो आकर उसे ढूंढ ले। शिप पर कहीं और वो रेड बैंडाना वाला मस्कुलर गार्ड ये ऑर्डर रिसीव करता है और चिल्लाता है, यस। वापस डाइनिंग रूम में कैप्टन हंसता है और ऑफिसर से पूछता है कि वो क्या करेगी अगर सौर सच में आ गया, उसे याद दिलाते हुए कि ये रिक्रूट सभी लेवल 12 हैं और शायद उनसे ना डरें। ऑफिसर के चारों तरफ एक डार्क पर्पल ऑरा भड़क उठता है और वो स्मर्क करती है। वो जवाब देती है कि ये परफेक्ट होगा क्योंकि वो आधे महीने से बैटलफील्ड पर नहीं गई है और उसके हाथ लड़ाई के लिए खुजली कर रहे हैं। अपने ड्रीम स्पेस के अंदर नीली बिजली गिराती है जब लू शेंग बैटलफील्ड पर लैंड करता है। वो अजिलिटी के साथ तूफान के बीच मूव करता है, उसकी बॉडी एनर्जी से क्रैकल कर रही है जैसे ही वो अपनी नई लिमिट्स टेस्ट करता है। एक पल की खामोशी छा जाती है जब वो अपनी पावर फोकस करता है। लू शेंग सेटिस्फैक्शन के साथ रियलाइज करता है कि इमॉर्टल डाओ की गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी को अपनी मार्शल बॉडी के साथ कंबाइन करके वो अब बिना डर के लेवल 13 ओपोनेंट के अटैक्स हैंडल कर सकता है। एक सुनसान पहाड़ी पर खड़े होकर लू शेंग नीचे अपने ओपोनेंट को देखता है और एडमिट करता है कि दुश्मन सचमुच स्ट्रांग है। उसके सामने एक टेरिफाइंग लेवल 13 ज़ॉम्बी खड़ा है, एक गंजा स्कार्ड फिगर जिसकी एक ग्लोइंग पर्पल आई है और वो एक डार्क ऑमिनस ऑरा से घिरा हुआ है। एक सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ लू शेंग उस क्रीचर से कहता है, रेस्ट इन पीस। वो अपनी मुट्ठी में ह्यूज अमाउंट में ब्राइट गोल्डन एनर्जी गैदर करता है, अपनी अल्टीमेट टेक्निक प्रिपेयर करते हुए ट्रू मार्शल पावर ऑफ स्टार्स ब्रेक। एक पावरफुल शाउट के साथ लू शेंग आगे चार्ज करता है और एक डेविस्टेटिंग पंच अनलीश करता है। गोल्डन लाइट की एक ह्यूज बीम उसकी मुट्ठी से निकलती है, हवा को चीरते हुए। अटैक उस ज़ॉम्बी को कवर कर लेता है जो मोशनलेस खड़ा रहता है, रिएक्ट करने में असमर्थ क्योंकि वो ओवरवेलमिंग पावर उस पर टूट पड़ती है। वो लेवल 13 ज़ॉम्बी पूरी तरह जल जाता है, उसकी बॉडी स्कॉच होकर स्टेलर एनर्जी की इंटेंस हीट के नीचे गायब होने लगती है। जैसे ही उसकी फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय होती है, रिमेन से डार्क पर्पल एनर्जी का एक सर्ज निकलता है। वो एनर्जी लू शेंग के चारों तरफ एक टॉर्नेडो की तरह स्वर्ल करती है और वो शांति से सेंटर में खड़ा रहता है, उस डिफीटेड लेवल 13 पावर हाउस की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए। ड्रीम स्पेस में उस इंटेंस बैटल के निशान अभी भी बाकी हैं, जहां उस डिफीटेड दुश्मन की एनर्जी ट्विस्ट होकर एक डेंस स्वर्लिंग वॉर्टेक्स बन गई है। लू शेंग अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, वो बिखरती हुई डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए वो एक आजादी फील कर रहा है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल वापस आ जाती है जब वो खुद से एडमिट करता है कि फाइनली उसने इस डिफिकल्ट ओपोनेंट को हरा दिया है। लू शेंग उस बैटल की डिफिकल्टी पर रिफ्लेक्ट करता है जो उसने लेवल 13 ज़ॉम्बी, जिसका नाम लाइफ फ्यूशन था, उसके खिलाफ लड़ी थी। उसे याद आता है कि कैसे वो क्रीचर उसे ह्यूमिलिएट किया करता था, उसकी टेरिफाइंग रीजनरेशन एबिलिटीज की वजह से पास्ट में उसे 10 बार से ज्यादा हराया था। हालांकि लू शेंग नोट करता है कि लेवल 11 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद बाजी पलट गई। उसे वो डिसाइसिव मोमेंट याद आता है जब उसने ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक ब्रूटल नी स्ट्राइक लैंड किया था। वो सोचता है कि भले ही बैटल के रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फाइनली जीतने की जो फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
अपने हाथ की तरफ देखते हुए लू शेंग उस बची हुई एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। वो उसे डिस्क्राइब करता है कि ये लाइटनिंग पाम मार्क्स का एक अजीब कॉम्बिनेशन है जो किसी टेरिफाइंग थंडरस्टॉर्म जैसा दिखता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और एनालिटिकल हो जाता है जब वो पावर हायरार्की पर गौर करता है। वो थियोराइज करता है कि जबकि लेवल 11 और 12 सिर्फ रूल्स को कंट्रोल करने के बारे में है, वहीं लेवल 13 एक मच हायर पावर रिप्रेजेंट करता है, द किंगडम ऑफ लॉज। वो हाथ आगे बढ़ाता है जैसे इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, रियलाइज करते हुए कि पावर ऑफ लॉज यूनिवर्स के ओरिजिन का डायरेक्ट डेरिवेशन है जो इसे सबसे एसेंशियल फोर्स बनाता है। वो समझता है कि जबकि रूल्स सिर्फ ये पकड़ते हैं कि दुनिया काम कैसे करती है, लॉज उस फंक्शन के एक्चुअल एसेंस को टच करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने के लिए लू शेंग एक वीडियो गेम एनालॉजी यूज करता है। वो सोचता है कि अगर यूनिवर्स एक गेम है तो लेवल 11 से नीचे वाले सभी लोग बस कॉमन प्लेयर्स हैं जो अनजान हैं और उन्हें गेम के मैकेनिक्स ओबे करने पड़ते हैं। वो हायर लेवल्स को अलग अलग टाइप के प्लेयर्स की तरह इमेजिन करता है। जो लेवल 11 और 12 पर हैं वो वेटरन प्लेयर्स हैं जो जानते हैं कि मैकेनिक्स को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन वो रियलाइज करता है कि लेवल 13 तक पहुंचना और लॉस को समझना एक वीआईपी प्लेयर बनने जैसा है जो गेम का सोर्स कोड देख सकता है, डेटा एडजस्ट कर सकता है और यहां तक कि अपना खुद का प्राइवेट सर्वर भी चला सकता है। फाइनली लू शेंग का एक कॉमिकल चिबी वर्जन अपीयर होता है कंप्यूटर सर्किट्स के बैकग्राउंड के साथ। वो अपना सिर खुजाता है एडमिट करते हुए कि एक तरह से वो इस हाई टियर प्लेयर कैटेगरी में बिलोंग करता है क्योंकि वो ओरिजिन पावर पोजेस करता है और कोड देख सकता है। हालांकि वो खुद का मजाक उड़ाता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो एक कंप्यूटर इलिटरेट इंसान जैसा है जो कोड देख तो सकता है पर उसे प्रोग्रामिंग का या उसे समझने का कोई आइडिया नहीं है। लू शेंग अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है, उस रॉ पावर को फील करते हुए जो अब उसके पास है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने सक्सेसफुली लॉ ऑफ थंडर को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। वो नोट करता है कि उसके बाकी अचीवमेंट्स भी 6th रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और नई स्ट्रेंथ है। फिर भी वो ग्राउंडेड रहता है, ये मानते हुए कि उस लेवल 13 पावर हाउस की मेमोरीज जो उसने हराया है वो वास्ट और कॉम्प्लेक्स हैं। वो डिसाइड करता है कि उसे ये नॉलेज और एक्सपीरियंस धीरे धीरे डाइजेस्ट करना होगा, लेकिन वो सर्टन है कि एक बार वो उन्हें फुली मास्टर कर लेगा तो लेवल 13 से नीचे किसी को भी हराना तरबूज काटने जितना आसान होगा। लू शेंग कल्टिवेशन पाथ को एनालाइज करना जारी रखता है। उसे एक एपिफनी होती है कि क्यों लेवल 12 में मिल्की वे को बॉडी के अंदर ड्रॉ करना इन्वॉल्व होता है। वो रियलाइज करता है कि लेवल 13 की तैयारी के लिए फिजिक को स्ट्रेंथन करने का ये एक जरूरी स्टेप है। वो खतरे को समझता है, ये रीजन देते हुए कि बिना एक सफिशिएंटली पावरफुल बॉडी के पावर ऑफ लॉज एक डबल एज सोर्ड की तरह काम करती है जो यूजर को वील्ड करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। फॉर्चुनेटली लू शेंग चिंतित नहीं है। वो अपनी फिजिकल स्टेट पर रिफ्लेक्ट करता है, नोट करते हुए कि चूंकि उसके पास इमॉर्टल मार्शल बॉडी और गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी का कॉम्बिनेशन है, वो लेवल 12 पहुंचने से पहले ही लॉज के हैवी बर्डन और बैकलैश को विथस्टैंड कर सकता है, जिससे उसे एक सुप्रीम एडवांटेज मिलता है। सीन वापस फिजिकल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है, रिक्रूटमेंटशिप के अंदर। लू शेंग, जो अब वापस अपने सूट डिस्गाइज में है, अपनी ट्रेनिंग सेशन खत्म होने पर आंखें खोलता है। वो खड़ा होता है और अपनी मेंटल पावर को एक्सटेंड करता है सराउंडिंग्स को स्कैन करने के लिए। वो रियलाइज करता है कि बोर्ड करने के बाद से 7 यूनिवर्सल डेज गुजर चुके हैं। फिर भी अजीब बात है कि कोई भी उसे विजिट करने नहीं आया, यहां तक कि खाना लाने के लिए भी नहीं। वो दरवाजा खोलने और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकलने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो कॉरिडोर में एक कदम रखता है, उसका जूता मेटल फ्लोर पर लैंड करता है। एक लाउड क्रैक के साथ फ्लोर उसके पैर के नीचे कोलैप्स हो जाता है। लू शेंग अपना पैर पीछे खींचता है, शिप की टेरेबल कंडीशन पर कमेंट करते हुए। वो अमेज्ड है कि एक वेसल जो लिटरली टूट कर गिर रहा है वो अभी भी स्पेस जंप्स परफॉर्म करने के काबिल है। अचानक वो चौंक जाता है जब एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और एक आवाज आती है, हे ब्रदर। लू शेंग मुड़ता है और एक स्ट्रेंजर को देखता है जिसके मुंह में सिगरेट है और वो रिलीव्ड लग रहा है। वो आदमी जोक करता है कि फाइनली उसे कोई जिंदा मिल गया। उसे लगा था कि शिप पर बाकी सब मर चुके हैं। वो लू शेंग को सिगरेट ऑफर करता है पर लू शेंग पोलाइटली मना कर देता है। स्ट्रेंजर खुद को शिया इंट्रोड्यूस करता है और लू शेंग की आइडेंटिटी पूछता है। लू शेंग ब्रीफली रिप्लाई करता है कि वो यामू सेक्टर से है। शिया एडमिट करता है कि उसने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना, पर वो कैजुअल वे में बात डिसमिस कर देता है और दीवार से टेक लगा लेता है। वो फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है और लू शेंग का रूम नंबर मांगता है ताकि वो बाद में कार्ड्स खेल सकें। लेकिन लू शेंग इमीडिएटली अपनी पीठ घुमाता है और वहां से चल देता है, बस इतना कहते हुए कि शिया उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो आदमी पैनिक में उसे पीछे से आवाज लगाता रह जाता है। कॉरिडोर में अकेला रहकर शिया अपनी सिगरेट पीता है और अनॉयड दिखता है। वो बड़बड़ाता है कि चूंकि वो सभी लेवल 11 वॉरियर्स हैं, लू शेंग के पास इतना एरोगेंट और घमंडी एक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। आने वाले दिनों में लू शेंग अपना रूटीन जारी रखता है, ड्रीम वर्ल्ड में ट्रेन करना और कभी कभी फ्रेश एयर के लिए बाहर आना। हालांकि क्वाइट अनलकीली हर बार जब वो हॉलवे में कदम रखता है वो शिया से टकरा जाता है, जो अग्रेसिवली उसका बेस्ट फ्रेंड बनने की एक्टिंग करता है। लू शेंग का एक छोटा कॉमिकल वर्जन स्ट्रेस दिखता है क्योंकि उसे शक है कि शिया जरूर पूरा दिन हॉलवे में मंडराता रहता है ताकि वो इतनी बार मिल सके।
वो रिलीव्ड फील करता है कि वो इतना सावधान था कि उसने अपनी रूम लोकेशन रिवील नहीं की, वरना शिया डेफिनेटली उसे कार्ड गेम्स के लिए परेशान करने आ जाता। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और जैसे ही लू शेंग को लगने लगता है कि ये शिप कॉस्मोस में भुला दी गई है, वो एक फायरी ऑरा से घिरा हुआ डीप मेडिटेशन में बैठा होता है। अचानक उसके इंस्टिंक्ट्स एक शार्प वार्निंग ट्रिगर करते हैं। उसकी आंखें खुल जाती हैं, एक फियर्स येलो लाइट के साथ ग्लो करते हुए, जैसे ही वो एक डिस्टर्बेंस सेंस करता है और सोचता है कि क्या शिप के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। बाहर वो जंग लगी हुई रिक्रूटमेंट शिप वायलेंटली नीचे आती है और एक रॉकी सरफेस पर जोर से क्रैश करती है, जिससे डेब्री का एक बादल उड़ जाता है। इम्पैक्ट अंदर भी महसूस होता है, जिससे लू शेंग लुढ़कते हुए दीवार से जा टकराता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या शिप के साथ अभी कोई डिजास्टर हुआ है। लू शेंग शिप का दरवाजा खोलता है। वो पसीने में और अनॉयड दिख रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है, ये सोचते हुए कि क्या सच में इस कबाड़ के ढेर को स्पेस से इतनी वायलेंटली गिराना जरूरी था। अचानक एक लार्ज मस्कुलर फिगर दरवाजे का रास्ता रोक लेता है। ये वही रेड हेड एल्फ पैसेंजर है जो गुस्से में लू शेंग पर चिल्लाता है कि रास्ते से हट जाओ। जैसे ही वो एल्फ एक एरोगेंट हफ के साथ उसे धक्का देकर निकलता है, वो लू शेंग की बेइज्जती करता है, ये कहते हुए कि एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। लू शेंग चुप रहता है, उस बदतमीज पैसेंजर को एक कोल्ड एक्सप्रेशनलेस स्टेयर के साथ जाते हुए देखता है। हालांकि इंटरनली लू शेंग का एक छोटा कॉमिकल वर्जन अपने हाथ क्रॉस करता है और साय करता है। वो मन में सोचता है कि इमॉर्टल दाओ की टेक्निक्स कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए सचमुच इंप्रेसिव है। अगर ये पुराना लू शेंग होता तो उसने अब तक पक्का उस एल्फ का सिर मोड़ दिया होता। वो मजाक में नोट करता है कि उसका पेशेंस लेवल फिर से बढ़ गया है। लू शेंग लाइट की एक बीम में डिसेंड करते हुए शिप से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो मैसिव रस्टेड वेसल एक रॉकी सरफेस पर लैंड हुई है और नीचे पहले ही एक बड़ी क्राउड इकट्ठी हो चुकी है। वो ग्रुप को ऑब्जर्व करता है, नोट करते हुए कि ये लोग कम से कम लेवल 11 हैं और वहां उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लेवल 12 वॉरियर्स भी मौजूद हैं। उनके बीच एक स्वॉर्ड्समैन है जिसके नीले बाल हैं और एक डार्क एल्फ है जिसका चेस्ट पीस ग्लो कर रहा है। लू शेंग अपने बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है। उसे याद आता है कि वो सोचा करता था कि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग और अटेंशन ग्रैबिंग है, इसलिए उसने उसे जानबूझकर सप्रेस किया था। लेकिन अब अपने सामने ये मंजर देखकर वो उस डिसीजन पर सवाल उठाता है। वो देखता है कि वो रेड हेड एल्फ पैसेंजर और बाकी वॉरियर्स अपने ऑरास को वाइल्ड तरीके से फ्लेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं और पोज मार रहे हैं। लू शेंग सोचता है कि ये लोग उससे कहीं ज्यादा एरोगेंट हैं, अपनी पावर को ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं जैसे मोर किसी डांस में कम्पीट कर रहे हो, अंधेरे यूनिवर्स में जलती हुई मशालों की तरह एक्ट कर रहे हैं। अचानक लू शेंग का ध्यान किसी चीज पर जाता है और उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं जब वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नोटिस करता है। दहाड़ती हुई आंख के बीच खड़ा एक आदमी जिसके लाल बाल हैं और कंधे पर एक बड़ी तलवार है, वो कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहा है और फायर एनर्जी की एक सर्जिंग वेव रिलीज कर रहा है। शिया लू शेंग की तरफ झुकता है और उस रेड हेड आदमी की तरफ इशारा करता है। वो उसे आइडेंटिफाई करता है सौर के रूप में बोरो सेक्टर का एक सुपर जीनियस। शिया उस यंग मैन के एरोगेंट अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है, कमेंट करते हुए कि वो एक गुस्सैल टर्की जैसा दिख रहा है। सीन सौर पर फोकस करता है जो अपनी पीठ पर बड़ी तलवार के साथ कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहा है, जबकि शिया एडमिट करता है कि पहली नजर में वो लड़का सचमुच एक जीनियस लगता है। हालांकि शिया का एक्सप्रेशन डार्क और सीरियस हो जाता है। वो जीनियस होने की वैल्यू पर सवाल उठाता है, ये कहते हुए कि बैटलफील्ड पर उनकी कोई कमी नहीं है। वो मानता है कि सिर्फ वो लोग जो एक्चुअली वॉर में सर्वाइव कर पाते हैं वही ट्रू जीनियसेस होते हैं। शिया सौर के लिए एक ग्रिम फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। वो एक सिनेरियो इमेजिन करता है जहां उस यंग मैन का फ्लैशी बिहेवियर उसे जायंट एलियन बीस्ट के लिए टारगेट बना देता है, जिससे उसकी मौत जल्दी हो जाती है। ये स्पेसिफिक जलन सुनकर लू शेंग शिया से पूछता है कि क्या उसके और सौर के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। शिया इस सवाल से सरप्राइज हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड तुरंत गायब हो जाता है और वो पसीने से भरे शर्मिंदा चेहरे के साथ सच विस्पर करने के लिए झुकता है। वो एडमिट करता है कि सौर ने एक्चुअली पास्ट में उसे बुरी तरह पीटा था। वो क्लेम करता है कि ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है और उसने शिप पर किसी और को नहीं बताया, पर वो लू शेंग को बता रहा है क्योंकि वो उसे दोस्त मानता है। लू शेंग अपने हाथ क्रॉस किए खड़ा रहता है, एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सुनते हुए। इंटरनली वो सोचता है कि वो कब दोस्त बन गए और उसे लगता है कि शिया कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो रहा है। अचानक शिया के पीछे रॉक लाइक स्किन वाला एक बड़ा आदमी अपीयर होता है जो उसका कंधा टैप करता है और जोर से उसका नाम पुकारता है। वो रॉकमैन दूर खड़े सौर की तरफ सीधा इशारा करता है और जोर से शिया से पूछता है, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने तुझे पीटा था? शिया शॉक में फ्रीज हो जाता है, उसका जबड़ा गिर जाता है जैसे ही उसका सीक्रेट चिल्लाकर सबको बता दिया जाता है। शिया गुस्से में फट पड़ता है, रॉकमैन पर चिल्लाता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और पूछता है कि क्या वो चाहता है कि सबको पता चल जाए, ये रीइटरेट करते हुए कि ये एक सीक्रेट होना चाहिए था। रॉकमैन भोलेपन से अपना सिर खुजाता है, माफी मांगता है और एडमिट करता है कि वो बस भूल गया था कि ये एक सीक्रेट था। शिया डेवस्टेटेड दिखता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसका सीक्रेट बाहर आ चुका है, जबकि लू शेंग पास खड़ा उस केओटिक इंटरेक्शन को साइड आई ग्लांस से देख रहा है। लू शेंग का एक छोटा कॉमिकल वर्जन अपने कंधे उचकाता है,
वो स्पीचलेस फील कर रहा है और अपने आसपास के शोर मचाने वाले लोगों से थक चुका है। ग्रुप के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जब शिया फ्रैंटिकली उस रॉक स्किन मैन के साथ सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, जबकि लू शेंग उन्हें एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। लू शेंग सिचुएशन पर गौर करना शुरू करता है। वो रियलाइज करता है कि शिया का वो दावा कि ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो एक झूठ था। ऐसा लगता है कि शिया हर किसी को यही सेम कहानी सुनाता है ताकि वो एक झूठी इंटीमेसी बिल्ड कर सके। उस सिंपल माइंडेड रॉकमैन को देखकर लू शेंग सोचता है कि इस केओस के बावजूद वो डिम विटेड जायंट और वो मैनिपुलेटिव ट्रिकस्टर एक्चुअली दोस्ती के लिए एक परफेक्ट मैच है। शिया उस रॉकमैन पर चिल्लाता रहता है। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से ट्विस्ट हो जाता है जब वो डिमांड करता है कि उसका सीक्रेट आगे स्प्रेड ना किया जाए। हालांकि वो रॉकमैन उसकी डांट को इग्नोर करता है और सिंपली लू शेंग की तरफ उंगली पॉइंट करके शिया से पूछता है, क्या ये आदमी भी तेरा दोस्त है? बिना किसी शर्म के शिया तुरंत लू शेंग के कंधे पर हाथ रख देता है, जोर से हंसते हुए डिक्लेयर करता है कि लू शेंग इंडीड उसका गुड ब्रदर है। भले ही लू शेंग साफ तौर पर उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, पर वो कॉमेडिक मोमेंट एक शार्प कमांड से इंटरप्ट हो जाता है जो सबको शट अप बोलती है। ये सुनकर शिया सरप्राइज होता है और फ्रीज हो जाता है। फ्लोर पर हील्स की आवाज सबका ध्यान खींचती है जब वो रेड हेड ऑफिसर और वो ग्लटनस कैप्टन एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल से बाहर आते हैं रिक्रूट्स को एड्रेस करने के लिए। वो एक रेज्ड मेटल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर रॉकी ग्राउंड पर इकट्ठा हुई वॉरियर्स की क्राउड को नीचे देखते हैं। एक सीरियस और कमांडिंग एक्सप्रेशन के साथ रेड हेड ऑफिसर अनाउंस करती है कि उन्होंने अब ऑफिशियली डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड में कदम रख दिया है। इस खबर से मिले जुले रिएक्शंस आते हैं। रॉकमैन टेरिफाइड और पसीने से तरबतर दिखता है, जबकि शाह और लू शेंग फोकस्ड एक्सप्रेशंस के साथ सुन रहे हैं। हालांकि लू शेंग का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल जाता है। वो अपने पीछे उस बंजर डेसोलेट लैंडस्केप को देखता है। उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ये खाली रॉकी जगह ही वो लेजेंडरी बैटलफील्ड है। बाकी रिक्रूट्स भी यही सेम सेंटिमेंट शेयर करते हैं, आपस में मर्मर करते हुए कि ये लोकेशन उससे बिल्कुल अलग है जैसा उन्होंने इमेजिन किया था कि बैटलफील्ड दिखेगा। लू शेंग अपनी सेंसरी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है और इस नए एनवायरनमेंट के स्ट्रेंज पर्पल ग्रिड के अक्रॉस अपना परसेप्शन एक्सटेंड करता है। उसकी आंखें पावर से ग्लो करती हैं जैसे ही वो एरिया स्कैन करता है, भारी मन से नोट करते हुए कि सराउंडिंग्स एक कंप्लीट वॉइड है जहां कोई प्लैनेट्स या स्टार्स नहीं है, जो डेसोलेशन और मौत की एक ओवरवेलमिंग फीलिंग देता है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन जल्दी ही अमेजमेंट में बदल जाता है जब उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड रियलाइज होता है। शिया और रॉक स्किन मैन के बगल में खड़े होकर लू शेंग उनके आसपास की एनर्जी एनालाइज करता है। वो रियलाइज करता है कि यहाँ की नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी नॉर्मल स्टारी स्काई के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली डेंसर है और हेवन और अर्थ के बीच का मोमेंटम बहुत एक्टिव है। वो कैलकुलेट करता है कि इस एनवायरनमेंट में कल्टिवेट करना यूजुअल से 2 या 3 गुना तेज होगा। वो अकेला नहीं है जिसे ये रियलाइज हुआ है। पास ही में दूसरे रिक्रूट सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आदमी एनर्जी की ग्लोइंग बॉल पकड़कर एक्सक्लेम करता है कि ये एक ट्रेजर लैंड है और वो सही जगह आए हैं। रेड हेड ऑफिसर उनकी खुशी को इंटरप्ट करती है। ग्लटनस कैप्टन के बगल में खड़े होकर वो स्मर्क करती है और उन्हें बताती है कि भले ही इस जगह के बेनिफिट्स हैं, पर वो बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका एक्सप्रेशन डार्क और थ्रेटनिंग हो जाता है जब वो उन्हें रियलिटी के बारे में वार्न करती है। अब से उन पर किसी भी वक्त लेवल 12 से लेवल 14 तक के एक्सोटिक बीस्ट्स अटैक कर सकते हैं। वो कोल्डली स्टेट करती है कि अगर उनकी किस्मत या ताकत में कमी हुई तो वो बस यहां मारे जाएंगे। डरने के बजाय कई वॉरियर्स जोर से हंसने लगते हैं, खतरे का मजाक उड़ाते हुए। वो रेड हेयर जीनियस सौर अपनी तलवार उठाता है एक वाइल्ड ग्रिन के साथ, डिक्लेयर करते हुए कि ये डेंजरस जगह उसके लिए परफेक्ट है। दूसरे रिक्रूट्स अपने मसल्स फ्लेक्स करते हैं और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, शेखी मारते हुए कि अगर बीस्ट्स आए तो वो बस उन्हें मार देंगे। इस एरोगेंट क्राउड के ठीक विपरीत शिया टेरिफाइड और पसीने से भरा हुआ दिखता है। वो हकलाते हुए रेड हेड ऑफिसर से पूछता है कि क्या उनके लिए कोई बेस या किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। उसके बगल में रॉक स्किन मैन भी चिंतित दिखता है। सूखी जमीन की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या उनसे सचमुच ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बस ऐसे खुले में रहें। लू शेंग चुप रहता है लेकिन इंटेंसली घूरता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस बैटलफील्ड में एंटर करने का मतलब लाइकली ये है कि उन्हें बिना किसी सेफ्टी या बेस के फ्री एक्शन करना होगा। रेड हेड ऑफिसर ग्रुप को रीअश्योर करती है, ये कहते हुए कि 100 ग्रेट स्टार सेक्टर्स के पास डार्क साइड यूनिवर्स के बीस्ट्स के इन्वेजन को डिफेंड करने के लिए नेचुरली एक बेस है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन सीरियस रहता है जब वो कॉम्प्लिकेशन एक्सप्लेन करती है। डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड के अंदर कोऑर्डिनेट्स अनस्टेबल है। सिर्फ स्पेसशिप की जंप कैपेबिलिटीज पर रिलाई करके बेस की लोकेशन को एक्यूरेटली लॉक करना इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि वो लोग बेस से काफी दूर लैंड हुए हैं। कैप्टन के बगल में खड़े होकर वो एडमिट करती है कि इस बार उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और नियरेस्ट बेस एक्चुअली उनकी करंट पोजीशन से बहुत दूर है। शी अपनी सिगरेट पीते हुए पजल दिखता है और एक लॉजिकल सवाल पूछता है, अगर बेस इतनी दूर है तो हम बस स्पेसशिप लेकर वहां उड़कर क्यों नहीं जाते इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। उसके बगल में रॉक स्किन मैन भी कंफ्यूज दिखता है, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए। रेड हेड ऑफिसर उन्हें अपनी आंखों में चैलेंज लिए देखती है और कोल्डली स्टेट करती है कि अगर वो उड़कर जाना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। शिया और रॉकमैन अपना सिर खुजाते रह जाते हैं, उसकी बातों में छुपे हिडन डेंजर को ना समझते हुए, जबकि लू शेंग फोरग्राउंड में चुपचाप खड़ा है। उसका दिमाग पहले ही जवाब पर काम कर रहा है। लू शेंग बोलता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस है,
वो डिड्यूस करता है कि अगर एक्सोटिक बीस्ट्स इस बैटलफील्ड में कॉमन है तो स्पेसशिप में उड़ना सुसाइडल होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि शिप नीचे गिराए जाने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, ये नोट करते हुए कि अगर एक लेवल 12 स्पेसशिप किसी हाई लेवल बीस्ट से टकराई तो वो इंस्टेंट एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कंफ्यूज शिया को अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हुए लू शेंग पॉइंट आउट करता है कि एक बड़ी स्पेसशिप आसानी से अटेंशन अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा वो एक क्रूशियल डिटेल ऐड करता है, हाई लेवल बीस्ट्स टेक्नोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये डाउटफुल है कि एक टेक बेस्ड शिप उनकी प्रेजेंस में ठीक से फंक्शन भी करेगी या नहीं। अचानक तालियों की आवाज लू शेंग की एनालिसिस को इंटरप्ट करती है। ग्लटनस कैप्टन ब्रॉडली स्माइल करते हुए और अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए लू शेंग की तारीफ करता है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। वो ऐड करता है कि चूंकि एंट्री कोऑर्डिनेट्स अनस्टेबल है, रिक्रूटमेंट शिप्स अक्सर स्क्रैप हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसी पुरानी शैबी शिप्स क्यों यूज करते हैं। ऐसी जर्नी पर हाई क्वालिटी वेसल वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जहां उसका खोना तय है। ग्लटनस कैप्टन रिक्रूट्स की क्राउड को एड्रेस करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उनका अगला टास्क एक्चुअली बहुत सिंपल है, उन्हें बस टीम के साथ पेस बनाए रखना है। लेकिन एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है जब वो अपना सिर नीचे करता है। उसके ग्लासेस ऑमिनसली ग्लो करते हैं। एक सिनिस्टर स्मर्क के साथ वो अपनी सेंटेंस को उनके मिशन की ग्रिम रियलिटी के साथ खत्म करता है, तुम्हें बस जिंदा रहना है। इस ऑमिनस डिक्लेरेशन से वॉरियर्स की क्राउड में शॉक और एंजाइटी की लहर दौड़ जाती है, जो रियलाइज करते हैं कि ये कोई सिंपल मार्च नहीं होने वाला। रेड हेड ऑफिसर उसकी स्टेटमेंट में एक हार्श कंडीशन ऐड करती है। वो उन्हें बताती है कि जब तक वो एक्चुअली डिफरेंट स्काई बेस तक जिंदा पहुंच नहीं जाते, वो उन्हें ऑफिसर कहने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। जैसे ही वो बोलती है, कैप्टन हवा में ऊंचा लीप करता है, डिपार्चर इनिशिएट करते हुए। अथॉरिटी के इस डिस्प्ले को देखकर एरोगेंट जीनियस सॉर अनॉयड और अनइम्प्रेस दिखता है, एक डिस्डेन भरे लुक के साथ स्कॉफ करते हुए। ऑफिसर्स किसी का इंतजार नहीं करते, वो कलर्ड लाइट की बीम्स बनकर आसमान में तेजी से निकल जाते हैं, रिक्रूट्स को इमीडिएटली मूव करने पर मजबूर करते हुए अगर वो साथ रहना चाहते हैं। जमीन पर रॉक स्किन मैन शिया को पॉइंट आउट करता है कि सॉर, जिसे वो बंदा जिसने तुझे पीटा था कहकर रेफर करता है, उसकी गाइड्स के साथ कुछ अनबन लग रही है। शिया क्यूरियोसिटी के साथ सीन को देखता है। शिया के चेहरे पर एक मलिशियस ग्रिन फैल जाती है जब वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों। वो रिवील करता है कि सॉर ने ट्रिप के दौरान रूम चेंज डिमांड करके ऑफिसर्स को पहले ही ऑफेंड कर दिया था। शिया खुशी के साथ प्रिडिक्ट करता है कि उस एरोगेंट जीनियस को अब कुछ बैड लक फेस करनी पड़ेगी, लेकिन शिया का मूड एक पल में गुस्से में बदल जाता है। वो फ्यूरियसली रॉकमैन पर चिल्लाता है, उससे भीख मांगता है कि हर बार सॉर का नाम लेते वक्त वो प्रीफिक्स जिसने तुझे पीटा था लगाना बंद करे। रॉकमैन नीचे झुकता है, इनोसेंटली माफी मांगते हुए। मोमेंट तब स्पीचलेस हो जाता है जब रॉकमैन पिछली कॉन्वर्सेशन का पॉइंट पूरी तरह मिस करते हुए अपना सिर खुजाता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी स्पेसशिप फिक्स करके वहां उड़कर जा सकते हैं। शिया उसे एक थके हुए स्वेटी एक्सप्रेशन के साथ देखता है, रियलाइज करते हुए कि उस बड़े आदमी को लू शेंग की फ्लाइंग के डेंजर्स के बारे में दी गई वार्निंग का एक शब्द भी समझ नहीं आया। शिया ग्रुप को जल्दी करने के लिए कहता है, नोट करते हुए कि वो मेन ग्रुप से पीछे रह गए हैं और उन्हें कैचअप करने की जरूरत है। जैसे वो वॉइड के थ्रू उड़ते हैं, अपने पीछे लाइट की ट्रेल्स छोड़ते हुए। जैसे वो उड़ते हैं, शिया उस रॉक स्किन मैन की इंटेलिजेंस डिफेंड करने के लिए झुकता है, लू शेंग को बताते हुए कि उस आदमी का नाम टांग डन है। वो एक्चुअली एक अच्छा इंसान है, बस थोड़ा रॉक हेडेड है और चीजों को समझने में स्लो है। लू शेंग कंफ्यूज दिखता है और नाम पर क्लैरिफिकेशन मांगता है। शिया पॉज करता है, बैफल दिखता है और एडमिट करता है कि उसे लगा था रॉकमैन का नाम मर्फी था। लू शेंग उसे डिसबिलीफ और जजमेंट के मिक्स के साथ देखता है, रियलाइज करते हुए कि शिया सबका बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करता है, पर वो उनके असली नाम भी नहीं जानता। ग्रुप वॉइड के थ्रू ट्रैवल करता है। लेवल 12 पावर हाउसेस, जो ग्रुप का 80% है, वो सीरियस और साइलेंट हैं, गाइड्स को फॉलो करते हुए मुश्किल से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में लेवल 11 वॉरियर्स का छोटा ग्रुप, जिसमें लू शेंग शामिल है, उन्होंने छोटे क्लिक्स बना लिए हैं और टेंशन कम करने के लिए आपस में बातें कर रहे हैं, खासकर बातूनी शिया और ऑनेस्ट टैंग डन, जो बहुत शोर मचा रहे हैं। लू शेंग फोरग्राउंड में एक स्पीचलेस एक्सप्रेशन के साथ अपीयर होता है, साफ तौर पर उनकी एनर्जी को एग्जॉस्टिंग पाते हुए। लू शेंग इंटरनली साई करता है, सोशल डायनामिक को एनालाइज करते हुए। वो रिफ्लेक्ट करता है कि जनरली सिर्फ कमजोर लोग सेफ्टी के लिए ग्रुप बनाते हैं। वो टैंक डन को एक अनॉमली मानता है, क्योंकि लेवल 12 वॉरियर होने के बावजूद वो लेवल 11 ग्रुप के साथ घुलना मिलना चूज करता है। लू शेंग फिर आयरॉनिकली खुद को याद दिलाता है कि टेक्निकली वो भी लेवल 11 ही है। जैसे जैसे वो बैटलफील्ड में गहराई में जाते हैं, एनवायरमेंट इंक्रीजिंगली कियोटिक होता जाता है। लू शेंग ऑब्जर्व करता है कि यहाँ फिजिक्स के लॉज टूट रहे हैं। हवा में कहीं से भी अजीब क्रीचर्स अपीयर हो जाते हैं और ग्रेविटी वाइल्डली फ्लक्चुएट करती है। कुछ जगहों पर पूरी तरह गायब हो जाती है और दूसरी जगहों पर क्रशिंगली हैवी हो जाती है। बड़े बड़े सर्पेंटीन मॉन्स्टर्स और मुंह फड़ाए हुए बीस्ट्स नीचे मिस्ट से निकलते हैं। लू शेंग अपनी गेमिंग एनालॉजी पर वापस आता है। वो कंक्लूड करता है कि अगर यूनिवर्स एक प्रोग्राम है, तो ये बैटलफील्ड प्रोग्राम एरर्स और केओटिक कोड से भरा हुआ एक ग्रे एरिया है।
वो रियलाइज करता है कि ऐसे डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट में किसी पावरफुल बीस्ट का सडन अटैक ग्रुप के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होगा। लेकिन डर के बजाय लू शेंग के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी आंखें एक टेरिफाइंग ब्लू लाइट से ग्लो करती हैं जैसे ही उसकी एक्साइटमेंट पीक पर होती है। वो मन में सोचता है कि उसे अभी तक किसी लेवल 13 एक्सोटिक बीस्ट को अपने हाथों से क्रश करके मारने का मौका नहीं मिला है और वो जेन्युइनली इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही लू शेंग आगे उड़ता है, वो चुपके से मिस्टीरियस स्पिरिट रिकॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। उसके बॉडी के अंदर उसके डैंशन में मौजूद व्हाइट गोल्डन कोर धीरे धीरे घूमने लगता है और लालच के साथ आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो साफ तौर पर सेंस कर सकता है कि उसके इमॉर्टल सेल्स एक के बाद एक जन्म ले रहे हैं, जो ट्रैवल करते वक्त भी उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लू शेंग अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि वो अकेला नहीं है जो हार्ड वर्क कर रहा है। कई दूसरे रिक्रूट्स भी ट्रैवल करते हुए सीक्रेटली कल्टिवेट कर रहे हैं, एक भी पल बर्बाद नहीं कर रहे। पास ही में जीनियस सॉर का गंजा साथी कमेंट करता है कि डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड कुछ खास नहीं लग रहा। वो नोट करता है कि ये उतना डेंजरस नहीं है जितना गाइड्स ने दावा किया था। अचानक लू शेंग का ध्यान किसी चीज पर जाता है। वो नीचे देखता है कि शिया और टैंग डन फॉर्मेशन तोड़कर तेजी से नीचे पानी की तरफ डाइव लगा रहे हैं। ब्लू एनर्जी के स्प्लैश के साथ वो दोनों डिसेंड करते हैं और पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। कुछ ही पल बाद शिया ट्रायम्फेंटली बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक अजीब सी ब्लू मल्टी आइड फिश होती है। शिया एक्साइटेडली हंसता है, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे वो बैटलफील्ड के बजाय किसी फील्ड ट्रिप पर आए हों, और चिल्लाता है कि उसने एक पकड़ ली। लू शेंग उन्हें एक कंटेम्पलेटिव लुक के साथ देखता है। वो रियलाइज करता है कि चूंकि उन्होंने अभी तक एक भी एक्सोटिक बीस्ट का बाल तक नहीं देखा है, इसलिए शुरू में कॉशियस रहने वाले कई लोग अब अपना गार्ड रिलैक्स कर रहे हैं। वो नोट करता है कि अजीब ग्रेविटी और फोर्स फील्ड्स के अलावा ये जगह किसी मिस्टीरियस पैराडाइज जैसी दिखती है, जिसके चलते शिया जैसे लापरवाह लोग ट्रैवल करते वक्त खेल कूद कर रहे हैं। अचानक लू शेंग का एक्सप्रेशन शॉक में फ्रीज हो जाता है जैसे ही उसके सेंसेस एक टेरिफाइंग डिस्टर्बेंस पिकअप करते हैं। पानी की शांत ग्रीन सरफेस के नीचे एक मैसिव डार्क शैडो उभरने लगता है और सरफेस की तरफ बढ़ता है। इंस्टेंटली रिएक्ट करते हुए लू शेंग हाथ बढ़ाता है और शिया के कंधे को जोर से पकड़ लेता है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो कंफ्यूज्ड शिया को वार्न करता है कि वो खेलना इमीडिएटली बंद करे और बैटल के लिए तैयार हो जाए। ग्लटनस कैप्टन अचानक ग्रुप को रोकने के लिए चिल्लाता है, फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए हाथ उठाते हुए। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम है जब वो अनाउंस करता है कि वो एक हाई लेवल एक्सोटिक बीस्ट का ऑरा अप्रोच करते हुए सेंस कर रहा है। वो सबको इमीडिएटली बैटल के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। शिया ये याद करते हुए कि लू शेंग ने उसे बस कुछ पल पहले ही वार्न किया था, शॉक में लू शेंग को देखता है। वो पूछता है कि लू शेंग ने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से भी पहले बीस्ट को डिस्कवर कैसे कर लिया। इसी बीच आसपास के रिक्रूट्स कंफ्यूज्ड और स्केप्टिकल हैं। वो एमलेसली इधर उधर देखते हैं, कमेंट करते हुए कि उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा, और पूछते हैं कि बीस्ट कहाँ है। लू शेंग आगे इंटेंसली घूरता है, अपनी वार्निंग को सिंपली इंट्यूशन बताता है। इंटरनली हालांकि वो सोचता है कि कैसे एजर प्लैनेट छोड़ने के बाद से उसने किसी एक्सोटिक बीस्ट से फाइट नहीं की है। वो नोट करता है कि उसने कभी नहीं देखा कि लेवल 9 से ऊपर का बीस्ट कैसा दिखता है, और वो क्यूरियस है। वो उस नॉलेज पर रिफ्लेक्ट करता है कि जबकि लेवल 10 बीस्ट साइज में ग्रो करते हैं, लेवल 11 बीस्ट एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजरते हैं और एक्चुअली श्रिंक जाते हैं। जैसे ही वो ये सोचता है, पानी की सरफेस पर एक डार्क कंडेंस्ड शैडो फॉर्म होती है। अचानक दुश्मन इमर्ज करता है। एक ह्यूमनॉइड वॉरियर जो आर्मर में है और क्रिस्टल स्पीयर होल्ड किए हुए है, वो एक मैसिव रेड बीस्ट के ऊपर सवार है। वो सवारी अपनी टेरिफाइंग स्वेलिंग आई से रिक्रूट्स को घूरती है। रेड हेड ऑफिसर उस थ्रेट को फेस करने के लिए तेजी से मुड़ती है, कॉम्बैट के लिए तैयार। केओस फैल जाता है जब वो एरोगेंट जीनियस सॉर इनिशिएटिव लेता है। वो रेकलेसली आगे चार्ज करता है, दुश्मन से हेड ऑन टकराने के लिए पानी की तरफ डाइव लगाता है। जबकि बाकी लोग देख रहे होते हैं, वो मैसिव शार्क जैसा बीस्ट जिस पर आर्मर्ड वॉरियर बैठा है, ट्रिमेंडस फोर्स के साथ नीचे क्रैश करता है। शिया मुंह खोले एक्सप्रेशन के साथ देखता है। शॉक्ड कि सॉर ने अकेले ही उस लेवल 12 बीस्ट लीडर पर अटैक करना चूज किया है। सॉर एनर्जी से ग्लो करते हुए बिना डर के सीधा उस जायंट बीस्ट के खुले मुंह में चार्ज करता है जो मल्टीपल आर्मर्ड एनिमीज से घिरा हुआ है। सॉर अपने ओपोनेंट पर स्कॉफ करता है, उस आर्मर्ड राइडर को ट्रैश बुलाता है और अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है। एक ब्रूटल स्ट्राइक के साथ वो सीधा दुश्मन के चेस्ट के आर पार पंच मारता है, उन्हें मरने के लिए चिल्लाता है जैसे ही उसकी एनर्जी आर्मर को चीरती हुई निकलती है। जैसे ही दुश्मन गिरता है, सॉर नोटिस करता है कि घाव के अंदर कुछ ग्लो कर रहा है और वो अंदर हाथ डालता है, रियलाइज करते हुए कि ये एक क्रिस्टल कोर है। उस पर्पल जेम को स्पेस की लाइट में ऊपर पकड़कर सॉर ये देखकर अमेज्ड होता है कि इसमें इनक्रेडिबली प्योर कॉस्मिक एनर्जी है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो क्रिस्टल को अपने मुंह में डालता है और एक लाउड गल्प के साथ पूरा निगल लेता है। इफेक्ट इमीडिएट होता है, सॉर पावर से फट पड़ता है। प्लेजर की एक इंटेंस वेव फील करते हुए वो रियलाइज करता है कि उस क्रिस्टल में फ्रैगमेंट्स ऑफ रूल्स हैं जिसने उसके दशकों की हार्ड कल्टिवेशन वर्क बचा ली है।
वो इस अमेजिंग डिस्कवरी को सेलिब्रेट करता है। सॉर की पावर में रैपिड इंक्रीज देखकर बाकी रिक्रूट्स और बैकग्राउंड में खड़े ऑफिसर्स भी शॉक हो जाते हैं। कोई चिल्लाता है, पूछते हुए कि क्या सच में कोई ऐसा वंडरफुल आइटम एग्जिस्ट करता है। लालच और पावर की डिजायर से ड्राइव होकर रिक्रूट्स का पूरा ग्रुप आगे चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि सब एक साथ अटैक करें ताकि वो अपने खुद के क्रिस्टल्स क्लेम कर सकें। लू शेंग पीछे रहता है और सॉर को एक क्रिटिकल आई से ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि सॉर वाकई एक जीनियस है। लेवल 12 पर वो ऑलरेडी 2 रूल मिल्की वेज अपनी बॉडी में इंटीग्रेट कर चुका है और तीसरी अपीयर होनी शुरू हो गई है। लू शेंग एक्नॉलेज करता है कि एक ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए ये अचीव करने में पूरी जिंदगी की मेहनत लग जाती। लू शेंग अपने खुद के हाथ को देखता है, रियलाइज करते हुए कि ये जगह उन्हें इन कोर्स से पावर ऑफ रूल्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करने अलाउ करती है। वो इसे एक मिरेकल मेडिसिन मानता है जो उनकी ट्रेनिंग में इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम बचा सकती है। इस डिस्कवरी से मोटिवेट होकर बाकी रिक्रूट्स बचे हुए बीस्ट राइडर्स पर ब्रूटली अटैक करते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं। एक एक करके वो गिरे हुए दुश्मनों के चेस्ट से वो पर्पल क्रिस्टल कोर्स निकाल लेते हैं। रिक्रूट्स अपने प्राइजेस को ऊपर होल्ड करते हैं, ग्रीडीली हंसते हुए जैसे ही वो उन एनर्जी सोर्सेस को देखते हैं जो उन्होंने अक्वायर किए हैं। हालांकि सेलिब्रेशन इंटरप्ट हो जाती है। ग्लटनस कैप्टन शांति से सॉर के पीछे फ्लोट करता हुआ अपीयर होता है। वो सॉर की तारीफ करता है कि वो इतना स्मार्ट था कि उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोर्स यूज किए, कंफर्म करते हुए कि उनमें रूल फ्रैगमेंट्स होते हैं। लेकिन वो ऑमिनसली ऐड करता है कि उनमें काफी सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। कैप्टन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जब वो एक टेरिफाइंग वार्निंग डिलीवर करता है। अगर तुम इन क्रिस्टल्स को बिना प्योरीफाई किए डायरेक्टली अब्सॉर्ब करोगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब तुम डार्क साइड के स्लेव बन जाओगे। ये सुनकर सॉर फ्रीज हो जाता है। उसका चेहरा शॉक और हॉरर से भर जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या डेंजरस गलती कर दी है। डार्क साइड का स्लेव बनने की टेरिफाइंग वार्निंग के बावजूद सॉर पूरी तरह अनफेज्ड रहता है। वो वापस कोल्ड कॉन्फिडेंस के साथ घूरता है। कैप्टन से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो एग्जैक्टली जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये देखकर कि वार्निंग डिलीवर कर दी गई है, ग्लटनस कैप्टन स्माइल करता है और सिंपली सबको ऑर्डर देता है कि अभी के लिए कोर्स को रख लें और जर्नी कंटिन्यू करें। रिक्रूट्स जो अभी भी उन टेम्पटिंग पर्पल जेम्स को पकड़े हुए हैं वो स्टैश करने से पहले एक पल के लिए हेजिटेट करते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, शिया टैंग डन को विस्पर करने के लिए झुकता है। उसका चेहरा लालच से चमक रहा है। वो रिस्क्स को इग्नोर करता है और पूरी तरह रिवॉर्ड पर फोकस करता है, स्टेट करते हुए कि चूंकि कोर्स एक वॉरियर को डायरेक्टली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये डेंजरस ट्रिप एब्सोल्युटली वर्थ इट है। टैंग डन हालांकि डीपली कंसर्न दिखता है। वो शिया को याद दिलाता है कि ऑफिसर ने स्पेसिफिकली साइड इफेक्ट्स और डार्कनेस में गिरने के खतरे का जिक्र किया था। शिया डिसमिसिव तरीके से हाथ हिलाता है, अपने खुद की थियोरी में कॉन्फिडेंट होकर। वो आर्ग्यू करता है कि ये बस एक पॉसिबिलिटी है और क्लेम करता है कि सॉर बस एक रेकलेस हॉटहेड है जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन मेथड नहीं जानता। शिया मानता है कि जब तक कोर्स पहले प्योरीफाई किए जाएंगे, डाउनसाइड्स को पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता है। लू शेंग सुनता है और शांति से सिचुएशन एनालाइज करता है। वो रियलाइज करता है कि अपने यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो एक्चुअली एक्सोटिक बीस्ट क्रिस्टल कोर्स को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता था। हालांकि वो अपना सिर हिलाता है, ये डिसाइड करते हुए कि ये जरूरी नहीं है। वो कैलकुलेट करता है कि इन फ्रैगमेंट्स में एनर्जी का स्मॉल अमाउंट नेग्लिजिबल है उन गेन्स के कंपैरिजन में जो उसे अपने ड्रीम स्पेस में कुछ हाई लेवल ज़ॉम्बीज मारने से मिलते हैं, इसलिए ये ट्रबल या रिस्क के लायक नहीं है। आने वाले वक्त में ग्रुप एक्सोटिक बीस्ट्स की कई और वेव्स एनकाउंटर करता है। ग्रुप पर एक पागलपन छा जाता है। लेवल 12 वॉरियर्स उन मॉन्स्टर्स पर डेस्परेट ग्रीड के साथ टूट पड़ते हैं, उन आदमियों की तरह दिखते हुए जिन्होंने 10 साल से कोई औरत नहीं देखी, ये विश करते हुए कि वो साइट में आने वाली हर चीज डिवार कर लें। पावर और एग्रेशन में इस ओवरवेलमिंग गैप की वजह से लूट डिस्ट्रीब्यूशन इनक्रेडिबली लॉपसाइडेड हो जाती है। सॉर को एक मैसिव बीस्ट कार्कस कैरी करते हुए दिखाया जाता है जो स्मग और सैटिस्फाइड दिख रहा है। इसी बीच लेवल 11 वॉरियर्स खाली हाथ और गुस्से में खड़े रह जाते हैं। शिया फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, कर्स करते हुए कि लेवल 12 पावर हाउसेस ने सब कुछ आपस में बांट लिया है, टीम के वीकर मेंबर्स के लिए एब्सोल्युटली कुछ नहीं छोड़ा। टैंग डन अपने दोस्त की फ्रस्ट्रेशन देखकर काइंडनेस दिखाता है। वो अपना सिर खुजाता है और वो पर्पल क्रिस्टल कोर आगे बढ़ाता है जो उसे मिला था, शिया को ऑफर करते हुए क्योंकि शिया खाली हाथ रह गया था। हालांकि शिया का प्राइड उसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने अलाउ नहीं करता। वो मुड़ता है और भागता है, ऑफर को फर्मली रिजेक्ट करते हुए और डिक्लेयर करते हुए कि वो किसी से भीख लेने के बजाय अपने हाथों से बीस्ट हंट करना चाहता है। अचानक एक हाथ शिया के आर्म पर कसके पड़ता है, उसे वहीं रोक देते हुए। ये लू शेंग है। वो उस इंपल्सिव वॉरियर को शांति से देखता है और उसे कहता है कि इतनी जल्दी मत करो। वो शिया को रियश्योर करता है कि चूंकि वो ऑलरेडी बैटलफील्ड पर है, फ्यूचर में बीस्ट्स को मारने और कोर्स पाने की एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होंगी। लू शेंग उसे एडवाइस करता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूट नहीं है, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके एक्सोटिक बीस्ट्स की स्ट्रेंथ और अटैक मेथड्स को स्टडी करना है, वार्न करते हुए कि एक बार बेस पहुंचने के बाद उन्हें सीखने का ऐसा सेफ चांस नहीं मिलेगा। ये लॉजिक सुनकर शिया अपनी गलती रियलाइज करता है। वो एंथुजियास्टिकली हाँ में सिर हिलाता है, लू शेंग की विजडम से अग्री करते हुए और रिमाइंडर के लिए उसे थैंक यू बोलता है।
हालांकि जब वो लू शेंग को देखता है उसके दिमाग में एक सवाल बनता है। वो इंटरनली सोचता है कि क्यों लू शेंग, जिसकी स्ट्रेंथ सपोजिटली एवरेज है, वो इतनी स्टेडी, रिलायबल और काम फीलिंग देता है। लू शेंग के होठों पर एक मिस्टीरियस स्मर्क आ जाती है। बिना एक और शब्द कहे वो आगे बर्स्ट करता है, इनक्रेडिबल स्पीड के साथ उड़ते हुए और अपने साथियों को पीछे छोड़ते हुए। उसे जाते हुए देखकर शिया गहरी सोच में पड़ जाता है। वो नोट करता है कि भले ही लू शेंग एक ऑर्डिनरी लेवल 11 वॉरियर दिखता है, पर उसके पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस की हवा है, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वो खुद से सोचता है कि आखिर ये मिस्टीरियस आदमी है कौन। जैसे ही वो तीनों बैटलफील्ड के स्टारी वॉइड में उड़ते हैं, शिया गहरी सोच में पड़ जाता है जब वो लू शेंग को ऑब्जर्व करता है। वो लू शेंग के डिमीनर को एनालाइज करता है, नोट करते हुए कि उसने ऐसा स्पेसिफिक टेम्परामेंट सिर्फ टॉप टियर फिगर्स में ही देखा है। वो कंक्लूड करता है कि चाहे लू शेंग का बैकग्राउंड स्पेशल हो या सिर्फ इमेंस रिलायबिलिटी, वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। लू शेंग को एक सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ मूव करते हुए देखकर शिया फॉर्चून का एक सर्ज फील करता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि वो इनक्रेडिबली लकी है जो उसे ये दो कंपेनियंस मिले। एक काइंड हार्टेड इंसान, वो रॉकमैन टैंग डन को रेफर करता है, और दूसरा एक मिस्टीरियस और पावरफुल फिगर जैसे लू शेंग। शिया के थॉट्स एक पुरानी फीमेल एस्ट्रोलॉजर की मेमोरी की तरफ जाते हैं, जिसने एक बार प्रिडिक्ट किया था कि उसका लक अच्छा होगा। उस वक्त उसे लगा था कि वो बस एक स्कैमर है, पर अब वो सोचता है कि क्या उसने एक्चुअली करेक्टली प्रिडिक्ट किया था कि उसकी लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट यहां डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड पर होगा। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन की एक लुक आ जाती है जब वो अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करता है। वो खुद से एडमिट करता है कि वो ओरिजिनली इस डेंजरस जगह पर डेस्परेशन में आया था, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस रुक गई थी और उसे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अपनी करंट सिचुएशन देखकर उसे यकीन है कि उसने सचमुच सही चॉइस की है। वो बड़ा ग्रुप स्पेस में अपनी जर्नी कई और कॉस्मिक डेज तक जारी रखता है। इस पीरियड के दौरान वो कांस्टेंट अटैक्स फेस करते हैं, दुश्मनों की दर्जनों वेव्स का सामना करते हुए। ये थ्रेट्स लेवल 11 बीस्ट्स के छोटे ग्रुप से लेकर स्केलेटन लाइक अनडेड क्रीचर्स की मैसिव आर्मीज तक रेंज करते हैं, जिन्हें 3 लेवल 12 कमांडर्स लीड कर रहे हैं। बैटल्स केओटिक होती हैं और लालच से ड्रिवन होती हैं। एक ग्रीन हेड वॉरियर को अपनी बड़ी ब्लेड से स्केलेटन मॉन्स्टर्स को फेरोशियसली काटते हुए दिखाया जाता है, जो उन्हें अपने एनर्जी क्रिस्टल सरेंडर करने के लिए चिल्लाता है। रिक्रूट्स के बीच का एटमॉस्फेयर सेलिब्रेशन में बदल जाता है, क्योंकि कई लेवल 12 वॉरियर्स अपने गिरे हुए दुश्मनों से वैल्यूएबल ग्लोइंग बीस्ट कोर्स हार्वेस्ट करने के बाद सैटिस्फाइड और एक्साइटेड हो जाते हैं। पावर का टेम्पटेशन कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग साबित होता है। सॉर के डेंजरस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए कई दूसरे रिक्रूट्स एक्सोटिक बीस्ट कोर्स की एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडीज में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंक्रीज स्ट्रेंथ के बेनिफिट्स तुरंत एविडेंट हो जाते हैं। सॉर बैटल के सबसे बड़े रिवॉर्ड सिक्योर करता है। वो एक पागल की तरह लड़ता है, अपनी तलवार घुमाता है और स्केलेटल बीस्ट को बिना किसी रहम के स्लॉटर करता है, किसी और के रिएक्ट करने से पहले ही लूट छीन लेता है। दूसरे रिक्रूट्स उसकी ओवरवेलमिंग पावर से डरकर उससे कम्पीट करने की हिम्मत नहीं करते और सिर्फ रिजेंटमेंट के साथ देख सकते हैं। हालांकि इस पावर की कीमत साफ होने लगती है। जैसे जैसे सॉर विजिबली स्ट्रॉन्गर होता है, उसकी पर्सनैलिटी ट्विस्ट होने लगती है। वो इंक्रीजिंगली एरोगेंट, कंसीटेड और अनहिंज्ड होता जाता है जैसे ही वो मनाइकली हंसता है। एक और की फिगर इंट्रोड्यूस होता है। वो शख्स जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट हार्वेस्ट है, एक आदमी जिसका नाम होंगजी है। फ्लैशी सॉर के विपरीत होंगजी डिस्क्रीट और लोकी है, जो शांति से बीस्ट्स को हंट करने पर फोकस करता है। ग्रुप के बीच का लालच चोरी तक पहुंच जाता है। एक इंस्टेंस में एक लेवल 12 मार्शल आर्टिस्ट बेशर्मी से एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे कोई दूसरा रिक्रूट लड़ रहा था, और प्राइज चुरा लेता है। विक्टिम मुड़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, पूछते हुए कि उसने उसे लूटने की हिम्मत कैसे की। होंगजी अचानक अपनी सप्रेस्ड पावर रिलीज करता है। ये आउटबर्स्ट वहां मौजूद हर किसी को शॉक कर देता है, रिवील करते हुए कि ये शांत अनजान आदमी एक्चुअली टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पोजेस करता है, जो सॉर से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसी बीच लू शेंग, शिया और टांग डन बीस्ट आर्मी के केओटिक स्लॉटर को साइड से देखते हैं। सॉर अपना रैम्पेज जारी रखता है, पागलों की तरह हंसते हुए अपने दुश्मनों को मरने के लिए चिल्लाता है। शिया डिस्गस्ट और फ्रस्ट्रेशन के साथ सीन को देखता है। वो टांग डन से कंप्लेन करता है कि सॉर पूरी तरह बेशरम हो रहा है, एक पागल कुत्ते की तरह एक्ट कर रहा है, जो उन जैसे लेवल 11 वॉरियर्स से वीक लेवल 10 बीस्ट्स चुराने के लिए इतना नीचे गिर गया है। शिया कसम खाता है कि अगर वो काफी स्ट्रांग होता तो वो सॉर की धुलाई कर देता। हालांकि टांग डन उसे स्केप्टिकली देखता है, पूछते हुए कि क्या वो सच में ऐसा करने की हिम्मत करता। लू शेंग ग्रुप के बदलते हुए डायनामिक को एक क्रिटिकल आई से ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि शायद होंगजी के साइलेंट राइज से थ्रेटन फील करके सॉर के अंदर एक इंटेंस पॉजेसिव कंपेटिटिवनेस डेवलप हो गई है। जबकि सॉर पहले दूसरों के लिए कुछ बचे कुचे टुकड़े छोड़ देता था, अब वो पूरी तरह लालची हो गया है, अपने खाने की रक्षा करते हुए कुत्ते की तरह एक्ट कर रहा है। गाइड्स द्वारा पहले दी गई सभी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए सॉर एक और रॉ अनप्यूरिफाइड क्रिस्टल को सीधा अपने मुंह में डालता है इंस्टेंटली, और पावर पाने के लिए उसे पूरा निगल लेता है। इस डिस्प्ले को देखकर लू शेंग उसे जजमेंट भरी नजरों से देखता है, मन ही मन सोचते हुए कि सॉर एक इडियट है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि शुरू में उसे लगा था कि सॉर मनरो से ज्यादा स्ट्रांग है,
लेकिन ये रेकलेस बिहेवियर देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये जरूरी नहीं कि सच हो। बाकी रिक्रूट्स के बीच का टेंशन फाइनली टूट जाता है। ग्रीन सूट में एक आदमी गुस्से में सौर पर चिल्लाता है, उसे अक्यूज करते हुए कि वो हद पार कर रहा है और हर एक सिंगल बेनिफिट अपने लिए होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सौर उस गुस्सैल भीड़ को फेस करने के लिए मुड़ता है। उसकी बॉडी मार्शल फायर के ब्लेजिंग ऑरा में इरप्ट हो जाती है। रिक्रूट्स उसे कर्स करते हैं, उसे शेमलेस बास्टर्ड बुलाते हैं और अपना दबा हुआ गुस्सा निकालते हैं। हालांकि सौर डरता नहीं है। वो उन्हें ग्लोइंग रेड आई और ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ घूरता है, कोल्डली चैलेंज करते हुए। वो उन्हें कहता है कि अगर वो गुस्से में है तो वो उसे लूटने की कोशिश करने के लिए वेलकम है, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो पहले उसे हराने के काबिल हो। उसके डिसडेन से ह्यूमिलिएटेड फील करके रिक्रूट्स का ग्रुप अपने वेपन्स निकाल लेता है, चिल्लाते हुए कि वो उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करे। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लॉन्च कर पाते, सौर ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ मूव करता है। वो एक सरप्राइज पंच सीधा उस आदमी के चेहरे पर लैंड करता है जो सबसे पहले बोला था। इम्पैक्ट डेवस्टेटिंग होता है और जैसे ही वो आदमी उस ब्लो के नीचे क्रश हो जाता है, सौर उस पर चिल्लाता है कि शट अप, उसे कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। रेड हेड ऑफिसर नोटिस करती है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। उसका एक्सप्रेशन फ्यूरियस हो जाता है जब वो रिक्रूट्स को इमीडिएटली रुकने के लिए चिल्लाती है। हालांकि केओस के बीच उसकी कमांड अनसुनी रह जाती है। रिक्रूट्स ने लालच और गुस्से में अपना दिमाग पूरी तरह खो दिया है। अपने सुपीरियर ऑफिसर को इग्नोर करते हुए वो एक दूसरे पर अटैक करना जारी रखते हैं, टारगेट को पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए। रिक्रूट्स का एक ग्रुप सौर को घेर लेता है, ये मानते हुए कि वो सुपीरियर नंबर्स के साथ उसे ओवरवेल्म कर सकते हैं। वो चिल्लाते हैं, पूछते हुए कि क्या वो सच में सोचता है कि वो उन सबको हरा सकता है। सौर, जो ब्लेजिंग फ्लेम्स में घिरा हुआ है, बस उन पर स्कॉफ करता है। वो उन्हें कचरे का ढेर बुलाता है। ब्रूटल फायरी स्ट्राइक्स की एक सीरीज के साथ वो ग्रुप को डेसिमेट कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि भले ही कचरा इकट्ठा हो जाए, वो फिर भी कचरा ही रहता है और उन सबको मारने की धमकी देता है, जैसे ही वो उन्हें फायरी एक्सप्लोजन में दूर उड़ा देता है। साइडलाइन से इस कार्नेज को देखकर शिया हॉरिफाइड दिखता है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा है जब वो लू शेंग से पूछता है कि क्या सब पागल हो गए हैं जो इतनी डेंजरस जगह पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो इसे इग्नोर करें और बस आगे बढ़ते रहें। हालांकि जैसे ही वो बोलता है, शिया के ऊपर एक टेरिफाइंग चेंज आता है। उसकी आंखें अचानक एक सिनिस्टर रेड लाइट से ग्लो करने लगती हैं और उसका एक्सप्रेशन एक मलिशियस ईविल ग्रिन में ट्विस्ट हो जाता है। बैटलफील्ड के डार्क इन्फ्लुएंस ने उसके दिमाग को करप्ट कर दिया है। वो एक क्रीपी स्माइल के साथ लू शेंग को विस्पर करता है, सजेस्ट करते हुए कि उन्हें ऊपर जाकर अभी सौर को एम्बुश करना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। इससे पहले कि वो पागलपन पूरी तरह जड़ पकड़ पाता, हवा में एक तेज थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। लू शेंग एक जोर का बैकहैंड स्लैप शिया के चेहरे पर मारता है। इम्पैक्ट शिया को इंस्टेंटली उसके ट्रांस से बाहर निकाल देता है। शिया कंफ्यूजन में अपना सूजन भरा गाल पकड़ता है, जबकि लू शेंग शांति से उसे कहता है कि वो जाग जाए क्योंकि वो पागल हो गया था। शिया अपना चेहरा रगड़ता है, टेरिफाइड दिखते हुए, जैसे उसे रियलाइज होता है कि वो भी दूसरों की तरह कंट्रोल खोने ही वाला था। लू शेंग अपने हाथ क्रॉस किए खड़ा रहता है, कूल और कलेक्टेड दिखते हुए, बस शिया को कहता है कि थैंक यू बोलने की तकलीफ ना करे। शिया कांपता हुआ खड़ा रहता है, बिलेटेड टेरर की स्टेट में अपना चेस्ट पकड़ते हुए। वो शॉक में खुद से सवाल करता है, सोचते हुए कि बस कुछ पल पहले उसके दिमाग में ऐसा सुसाइडल थॉट कैसे आ सकता था। उसके दिमाग में अपनी खुद की मौत का विजन अपीयर होता है। वो हॉरर के साथ रियलाइज करता है कि अगर उसने एक लेवल 11 वॉरियर ने एक्चुअली सौर जैसे लेवल 12 पावर हाउस को एम्बुश करने की कोशिश की होती, तो वो इंस्टेंटली स्लॉटर हो जाता बिना ये जाने कि वो मरा कैसे। रिलीफ और ग्रेटिट्यूड से भरकर शिया अपनी बाहें लू शेंग के गले में डाल देता है, कॉमिकली रोते हुए, और अपनी जान बचाने के लिए उसे प्रोफ्यूजली थैंक यू बोलता है। लू शेंग हालांकि अनकंफर्टेबल और डिस्गस्टेड दिखता है इस सडन इंटीमेसी से, मन में सोचते हुए कि शिया बहुत करीब है और ये ग्रॉस है। उनके बगल में रॉकमैन टैंग डन अपना सिर खुजाता है, कंफ्यूज्ड और स्वेटी दिखते हुए। वो एडमिट करता है कि उसे भी ऐसा फील हुआ जैसे कियोस के दौरान उसके इमोशंस अजीब तरीके से अफेक्ट हो रहे थे। शिया, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसू हैं, लू शेंग को देखता है और पूछता है कि क्या उसने भी ये फील किया। लू शेंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मिस्टीरियस हल्की सी हंसी देता है, सवाल को पूरी तरह अवॉइड करते हुए। फिर उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, एक शार्प ब्लू लाइट के साथ ग्लो करते हुए, जैसे ही वो इंटेंसिटी के साथ आगे घूरता है, अपने दोनों कंपेनियंस को कंफ्यूजन में उसे देखते हुए छोड़कर। भले ही सौर 6 अटैकर से घिरा हुआ है, वो अपर हैंड मेंटेन करने में कामयाब रहता है। रेजिंग फ्लेम से घिरा हुआ वो एक डिफायंट, एरोगेंट और हॉटी पोस्चर के साथ वापस लड़ता है, उन लोगों के दिलों में डर पैदा करते हुए जो उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन को बिगड़ता देख रेड हेड ऑफिसर इंटरवीन करने के लिए आगे आती है। जर्नी के दौरान सौर के साथ खराब रिश्ता होने के बावजूद वो उसकी मदद के लिए उसके साइड में स्टेप लेती है। वो अटैकिंग रिक्रूट्स की तलवारों को रोकने के लिए एक बड़ा गोल्डन एनर्जी बैरियर मैनिफेस्ट करती है, जोर से चिल्लाते हुए कि सब शांत हो जाएं और इस पागलपन को इमीडिएटली बंद करें। लू शेंग रीसेंट फाइट को एनालाइज करता है, कमेंट करते हुए कि भले ही सौर अनडिनाइबली स्ट्रांग है, लेकिन वो उस मारपीट से सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाया क्योंकि गाइड ने उसे बचाने के लिए इंटरवीन किया। एक फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ सिगरेट जलाते हुए शिया गाइड के डिसीजन पर सवाल उठाता है।
वो सोचता है कि वो ऐसे इंसान की मदद क्यों करेगी, सजेस्ट करते हुए कि शायद अगर भीड़ को सौर को पीटने दिया जाता तो उनका गुस्सा शांत हो जाता और केओस खत्म हो जाता। अचानक एक हाथ शिया के कंधे पर जोर से पड़ता है, उसे चौंका देता है और उसकी सोच की ट्रेन को इंटरप्ट करता है। उसके बगल में टैंग डनग्रेव और टेरिफाइड दिखता है जब वो शिया के नाइव अजम्पशन को करेक्ट करता है। वो रियलाइज करता है कि भीड़ सिर्फ सौर को सबक सिखाना या उसे पीटना नहीं चाहती थी। सिचुएशन की रियलिटी रिवील होती है। अटैकर्स के अंदर जेन्युइन किलिंग इंटेंट था। वो सौर का मर्डर करके उसके रिसोर्सेज लेना चाहते थे और सौर अपने पागलपन में बदले में उन्हें स्लॉटर करने का पूरा इरादा रखता था। शिया पीला पड़ जाता है, पसीना आ रहा है। जैसे ही वो फाइनली समझता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, हॉरर में पूछता है कि सबको आखिर हो क्या रहा है। हालांकि लू शेंग पैनिक में शामिल नहीं होता। वो एक कोल्ड शार्प एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। उसकी आंखें नीली ग्लो कर रही हैं। वो पूरी तरह खामोश रहता है।